स्वागत है आप सभी का एडवांस कैपिटल बजटिंग के रिवीजन में। यह है इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है। मैं पार्ट 3 में आपको क्या क्या पढ़ाने जा रहा हूं, सबसे पहले वो चीजें हम यहां पर फाइनलाइज करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में मैं आपको दो चीजों के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले पढ़ाऊंगा रियल ऑप्शंस इन कैपिटल बजटिंग और दूसरा हम सीखेंगे रिप्लेसमेंट डिसीजंस के बारे में। सो नाउ लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट रियल ऑप्शंस इन कैपिटल बजटिंग। इससे पहले कि मैं आपको सिखाऊं ऑप्शंस इन कैपिटल बजटिंग क्या होते हैं, मैं पहले एक बेसिक कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट यहां पर इवेल्युएट करता हूं। मान लीजिए कि एक सीमेंट प्लांट है और इसमें हमारा 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 100, 200 और 300 करोड़ हमें मिलेंगे। नाउ लेट अस कैलकुलेट एनपीवी ऑफ दिस प्रपोजल। 100 करोड़ को आप डिस्काउंट कर लेंगे 10% से फॉर 1 ईयर। रिवीजन के साथ साथ आप कैलकुलेटर चलाते जाइए। 200 करोड़ की हम डिस्काउंटिंग कर देंगे 10% से फॉर 2 इयर्स एंड 300 डिस्काउंटेड फॉर 3 इयर्स। दोस्तों जब आप इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज आता है 481.59 करोड़। जाएंगे 500, आएंगे 481.59, यानी कि देयर इज अ नेगेटिव एनपीवी ऑफ 18.41 करोड़। मतलब क्या ये प्रोजेक्ट करना बनता है या नहीं? नहीं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हमें लॉस है। अब ये हुआ किसी भी कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट को देखना विद अ रिजिड अप्रोच कि मेरे पास से कंफर्म 500 जाएंगे, कंफर्म 100, 200 और 300 आएंगे। ऐसा नहीं है। जब भी आप कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट्स करते हैं तो आगे कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज, कुछ ऑप्शंस आपके पास होते हैं एंड देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ऑप्शंस। पहला होता है ऑप्शन टू एक्सपैंड द प्रोजेक्ट। आप उसको ऐसा सोचिए कि ओरिजिनली ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये 500 करोड़ का नहीं था। ओरिजिनली ये प्रोजेक्ट था 1500 करोड़ का, यानी जितने का मैंने अभी आउटफ्लो लिया उससे 3 टाइम्स। इनफैक्ट जो इनफ्लोज भी मैं यहां पर लिख रहा हूं उससे 3 टाइम्स इनफ्लोज यहां पर पॉसिबल है अगर मैं 3 टाइम्स बड़ा प्रोजेक्ट लगाता तो। लेकिन उस केस में मेरी एनपीवी भी जितनी अभी आ रही है उसकी 3 टाइम्स नेगेटिव आती। तो इस व्यापारी ने क्या करा, इस बिजनेसमैन ने सोचा कि बजाय कि मैं इकट्ठा एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करूं कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट में और फिर पता चले कि बिजनेस नहीं चल रहा है, आई कैन फर्स्ट स्टार्ट विद अ स्मॉल प्रोजेक्ट। और वो स्मॉल प्रोजेक्ट ये रहा आपकी आंखों के सामने 500 करोड़ का। लेकिन अब इसके पास एक ऑप्शन है कि ये आगे जाकर जब इसका इस प्रोजेक्ट में कॉन्फिडेंस बढ़े, ये इस प्रोजेक्ट की साइज बढ़ा सकता है। Which means he has an option to make further investment in this project. Let us say at the end of year 2, if he feels कि प्रोजेक्ट सही जा रहा है तो फिर मैं अब फर्दर एक्सपेंशन कर लूं। और फिर अब जब प्रोजेक्ट सही जा रहा है और मैं फर्दर एक्सपेंशन करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे प्रॉफिटेबिलिटी जो मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी। लेकिन हाँ, जबरदस्ती नहीं कि आपको यहां पर एक्सपेंशन करना है। आपको लगता है प्रोजेक्ट में उतना मजा नहीं है, आप एक्सपेंशन मत कीजिए। दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ ऑप्शंस दैट वी हैव एन ऑप्शन टू एक्सपैंड द प्रोजेक्ट. So this is first type of option to expand the project. It can also be termed as call option. दूसरा दोस्तों, जब आप इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल इस प्रोजेक्ट को करना है। मान लीजिए सेकेंड ईयर के एंड पर आपको लगता है कि अब इस प्रोजेक्ट में उतना मजा नहीं है, सीमेंट प्लांट्स में बहुत कंपटीशन है, अल्ट्राटेक है, अडानी है और ये लोग अगर मुझे अप्रोच करेंगे तो कहां मैं इनसे कंपीट करूंगा, उसकी बजाय मैं इस प्रोजेक्ट को अबेंडन कर दूंगा और किसी और दूसरे बड़े सीमेंट प्लांट को अपनी कंपनी सेल कर दूंगा, उसमें मुझे ज्यादा फायदा है। तो जबरदस्ती नहीं है कि आपको एक कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट को उसकी पूरी लाइफ तक चलाना है, आप उसे बीच में अबेंडन कर सकते हैं। और ऑब्वियसली हम तब करेंगे जब हमें कंटिन्यू करने प्रोजेक्ट में जितना फायदा नहीं है उससे ज्यादा फायदा, तो उससे ज्यादा पैसा तो हमें आज ही अबेंडन करके मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड एज ऑप्शन टू अबेंडन द प्रोजेक्ट। तीसरे तरह का ऑप्शन होता है कि मैं आज यहां पर इन्वेस्टमेंट करूं 500 करोड़ का, राइट, और फिर उसके बाद मुझे 100, 200 और 300 करोड़ मिले। लेकिन उसकी बजाय मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि इस प्रोजेक्ट को मैं डीले कर दूं, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्लियर नहीं है कि सीमेंट प्लांट पर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी एंड सो ऑन। तो मैं इस प्रोजेक्ट को डीले कर लूं और जब मैं इस प्रोजेक्ट को डीले कर लूंगा तो सपोज कीजिए कि मैंने इसको डीले कर लिया फॉर 1 ईयर, तो फिर उस केस में मेरे कैश फ्लोज पोस्टपोन तो हो जाएंगे लेकिन क्लैरिटी उस वक्त मेरे पास ज्यादा होगी, राइट। सो कई बार ऐसा होता है ना दैट अभी थोड़ा सा हम रुकते हैं, बाद में डिसीजन लेंगे क्योंकि बाद में चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो दिस इज टर्म्ड एज ऑप्शन टू डीले द प्रोजेक्ट। देखिए दोस्तों, ये रहे वो 3 तरह के ऑप्शंस जो हमें समझ रहे हैं। ऑप्शन टू एक्सपैंड यानी प्रोजेक्ट में फर्दर इन्वेस्टमेंट करो, ऑप्शन टू अबेंडन यानी प्रोजेक्ट को छोड़ दो, इट मे आल्सो बी टर्म्ड एज पुट ऑप्शन, राइट टू सेल द प्रोजेक्ट, एंड ऑप्शन टू डीले और वेट, देन दैट इज कॉल्ड एज अ टाइमिंग ऑप्शन। अब हम सबसे पहले सीखते हैं कि ऑप्शन टू एक्सपैंड को हम एग्जाम में कैसे इवैल्यूएट करेंगे। तो मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो मैंने लिया था उस पर आता हूं और मैं यहां पर आपको एक बात और बताता हूं कि अगर कंपनी सक्सेसफुल होती है
इफ सक्सेसफुल कंपनी यहां पर अगर ये इवेल्युएट करती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years हमें प्रोजेक्ट करके अच्छा लगा, वी आर सक्सेसफुल, तो फिर कंपनी यहां पर एक फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, सपोज कीजिए 500 करोड़ का आउटफ्लो कर सकती है, और फिर 500 करोड़ का आउटफ्लो करके कंपनी को यहां पर थर्ड ईयर में सपोज कीजिए कितने मिल जाएंगे, 700 करोड़ मिल जाएंगे। ओके, लेकिन जबरदस्ती नहीं है कि आपको इस प्रोजेक्ट को यहां पर एक्सपैंड ही करना है। आप चाहें और आपने अगर ये पाया कि हम सक्सेसफुल नहीं रहे हैं इस पीरियड में, तो फिर आप कुछ भी मत कीजिए, आपको कोई फर्दर आउटफ्लो करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई फर्दर इनफ्लो भी नहीं मिलेगा इफ फेलियर। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि हम सक्सेसफुल होंगे उसकी कितनी संभावनाएं, प्रोबेबिलिटीज, और हम फेलियर होंगे उसकी कितनी प्रोबेबिलिटीज। सपोज सक्सेस होने के चांसेस है 0.50, इसका इंप्लाइड मीनिंग है फेलियर होने के चांसेस है 0.50। अब देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन अगर हमारे पास है ना, आप इसको ऐसा समझना कि पहले हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं था तो फिर हम इस प्रोजेक्ट को कर ही नहीं रहे थे, लेकिन अगर ये ऑप्शन हमारे पास है तो ये ऑप्शन हमारे फायदे का है। देखिए कैसे, 500 करोड़ जाएंगे हमारे सेकेंड ईयर के एंड में, लेकिन थर्ड ईयर में आएंगे 700 करोड़, तो हम 700 करोड़ की हम 1 ईयर की डिस्काउंटिंग कर लेंगे। So 700 crores divided by 1.1 gives you 636.36, यानी कि इस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू, अगर मैं इस प्रोजेक्ट को करता हूं एक्सपैंड आगे जाकर, तो जो एक्सपेंशन है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आती है 636.36, यानी एक्सपेंशन की वजह से मुझे नेट गेन्स होंगे। कितने के गेन्स होंगे, 636 माइनस 500, 136.36 का मुझे गेन होगा। किसकी वजह से, एक्सपेंशन की वजह से। लेकिन एक मिनट, क्या मैं एक्सपेंशन करूंगा उसके 100% चांसेस है, या मैं एक्सपेंड ही तब करूंगा जब वो सक्सेसफुल होगा, और उसके चांसेस कितने, 0.5। तो अब मैं यहां पर ये देखना चाहता हूं कि ये जो मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन टू एक्सपैंड, आखिर उसकी कितनी वैल्यू है। सो अब मैं यहां पर कैलकुलेट करना चाह रहा हूं वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन टू एक्सपैंड, value of an option to expand. Now it is pretty easy to calculate. आप इस 136.36 पर दो चीजों का इफेक्ट देंगे। आप इस 136.36 का वैल्यू यहां पर निकालेंगे, यानी हमें एक तो इस सेकेंड ईयर के डेटा को लेकर आना पड़ेगा जीरोथ ईयर में। दूसरा, ये कंफर्म नहीं है कि आपको 136 मिल ही जाएंगे, उसके चांसेस सिर्फ कितने, 0.5, तो इसका भी इफेक्ट देना होगा। सो 136.36 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल्स ये होगी 2 ईयर्स की डिस्काउंटिंग। कैलकुलेटर्स में आंसर आ रहे होंगे 56.35। सो इस ऑप्शन को अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और एग्जीक्यूट करने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 0.5 है, तो हमें 56.35 करोड़ का फायदा होगा। यानी कि क्या अगर ये प्रोजेक्ट हमें कोई पूछे कि क्या आपको इस प्रोजेक्ट को करना है और कोई एक्सपेंशन का ऑप्शन नहीं है, तो हम बोलेंगे फिर हमें इस प्रोजेक्ट को नहीं करना है, बिकॉज वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट यानी एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट विदाउट ऑप्शन इज नेगेटिव, हमें प्रोजेक्ट नहीं करना है। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन है टू एक्सपैंड का, तो ये ऑप्शन हमें कितने दिलवा सकता है, 56.36 करोड़ पॉजिटिव दिलवा सकता है। लेकिन हाँ, ये ऑप्शन एक्सपेंशन का तभी मिलेगा जब आप ओरिजिनल प्रोजेक्ट करेंगे, और ओरिजिनल प्रोजेक्ट में हमारी एनपीवी है नेगेटिव। सो लेट्स फाइंड आउट हाउ मच इज द एनपीवी विथ ऑप्शन। तो एनपीवी विदाउट ऑप्शन इज 18.41, और अगर हमारे पास ये ऑप्शन है तो ये हमारी एनपीवी को बढ़ा देगा। सो एनपीवी विथ ऑप्शन होगी 56.35 करोड़ पॉजिटिव लेंगे, लेकिन 18.41 करोड़ हम नेगेटिव लेंगे, तो ये आता है 37.94 करोड़ पॉजिटिव। अब आप बताइए आपका डिसीजन क्या है कि क्या हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं, अज्यूमिंग कि ऑप्शन टू एक्सपैंड इज अवेलेबल, राइट, जो कि अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो आप एक्सरसाइज कर लोगे। अब आप बोलेंगे क्योंकि एनपीवी विद ऑप्शन, अगर ये प्रोजेक्ट में ये ऑप्शन अवेलेबल है तो एनपीवी पॉजिटिव है, इसलिए हमें इस प्रोजेक्ट को करना चाहिए, राइट। सो ऑप्शन टू एक्सपैंड को इवेल्युएट करना बहुत आसान। दो तरीके होते हैं एग्जाम में इवेल्युएशन के, दोनों में से कोई सा भी तरीका कर सकते हैं। पहला, आप वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन टू एक्सपैंड सेपरेटली कैलकुलेट कर लीजिए, और एनपीवी विदाउट ऑप्शन में उसको एडजस्ट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगी एनपीवी विद ऑप्शन। और अब आप डिसीजन ले सकते हैं एनपीवी विद ऑप्शन को देखकर कि आपको अल्टीमेटली प्रोजेक्ट करना है या नहीं, इफ ऑप्शन टू एक्सपैंड इज अवेलेबल। दूसरा तरीका यह होता है कि वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन अभी मत कैलकुलेट कीजिए,
उसकी बजाय इन कैश फ्लोज, ये जो 500 और 700 करोड़ के कैश फ्लोज है, इनको मेन प्रोजेक्ट के अंदर मर्ज कर दीजिए। और जब आप इन कैश फ्लोज को मेन प्रोजेक्ट के अंदर मर्ज कर देंगे, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी का भी इफेक्ट देना पड़ेगा। तो फिर अब जो आप एनपीवी कैलकुलेट करेंगे वो डायरेक्टली कौन सी एनपीवी आएगी, एनपीवी विद ऑप्शन। अब आप सिंपल कंपेयर कर लीजिए, एनपीवी विदाउट ऑप्शन कितनी, एनपीवी विद ऑप्शन कितनी। तो जितना भी डिफरेंस इन एनपीवी पड़ा है वो किसकी वजह से पड़ा है, ऑप्शन की वजह से, एंड दैट वुड बी वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन, राइट। तो मैं आपको एक बार वापस से कैलकुलेट करके दिखाता हूं, अगर मैं ओरिजिनल प्रोजेक्ट के अंदर ही इन सारी चीजों का इफेक्ट दे देता तो आप मेरे साथ कैलकुलेटर चलाएंगे, आप मेमोरी क्लियर कर लेंगे। अब मैं प्रोजेक्ट की एनपीवी निकाल रहा हूं, एज्यूमिंग कि मेरे पास ऑप्शन भी है। तो फर्स्ट ईयर में तो मुझे इन एनी केस 100 करोड़ से मिलेंगे, मैं 100 करोड़ को डिस्काउंट कर दूंगा 10% से, तो प्रेजेंट वैल्यू आती है 90.91, इसको मैंने मेमोरी प्लस कर लिया। सेकेंड ईयर में मेरे पास 200 करोड़ आएंगे और वो कंफर्म है, लेकिन मेरे पास से 500 करोड़ जाएंगे, उसके चांसेस सिर्फ 0.5 है। तो 500 इंटू 0.5 यानी 250 जाएंगे और 200 आएंगे, यानी नेगेटिव 50 करोड़ जाएंगे। तो मैं 50 लिखता हूं, उसकी डिस्काउंटिंग करता हूं मैं 2 इयर्स की, प्रेजेंट वैल्यू आती है 41.32, और ध्यान रखना है नेगेटिव 50 करोड़ था तो मैं इसको मेमोरी माइनस में डालता हूं। थर्ड ईयर में 300 करोड़ आएंगे, वो कंफर्म है, लेकिन 700 करोड़ प्रोबेबिलिस्टिक है। तो 700 करोड़ पर प्रोबेबिलिटी का इफेक्ट देंगे तो कितना आता है, 350 करोड़, यानी मुझे अल्टीमेटली थर्ड ईयर में कितने मिलेंगे, 650 करोड़। 650 की अब मैं 3 इयर्स की डिस्काउंटिंग करता हूं, 1 2 3, सो प्रेजेंट वैल्यू इज 488। मैं इसको भी मेमोरी में प्लस करता हूं और अब मैं मेमोरी रिकॉल करता हूं। मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज आ रही है 537.94, और उसमें से मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करता हूं तो मेरी एनपीवी कितनी आ गई, 37.94। अब ये जो 37.94 की एनपीवी है, मैं इसको विदाउट ऑप्शन की एनपीवी से कंपेयर कर लूंगा। ध्यान रखिएगा ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 56.34। दैट वुड बी टर्म्ड एज वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन टू एक्सपैंड, राइट। तो वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन टू एक्सपैंड सिंपल है, हमारे पास ऑप्शन है आगे जाके एक्सपेंशन करने का। क्या एक्सपेंशन करने में जितना जा रहा है उससे ज्यादा आ रहा है तो फिर एक्सपेंशन करना वर्थ इट है। बस ये ध्यान रखना कि एक्सपेंशन की वैल्यू निकालते वक्त आपको एक्सपेंशन करने का मौका यानी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, आपको उसका भी इफेक्ट देना पड़ेगा, राइट। दोस्तों इससे रिलेटेड हमारी चैंपियंस बुक में एक क्वेश्चन भी है, हम चाहे तो उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैंने उससे ज्यादा बेहतर एग्जांपल ले लिया है, आप इस चैंपियंस बुक वाले क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, राइट। Now let us talk about another option and that is option to abandon the project. Suppose कीजिए दोस्तों मैं मेरे इसी एग्जाम्पल पर आता हूं और यहां पर इस एग्जाम्पल में मैंने 500 करोड़ लगाए हैं। फर्स्ट ईयर में मुझे 100 करोड़ मिले हैं, सेकेंड ईयर में 200 मिले हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे किसी ने अप्रोच किया है, किसी बड़े सीमेंट प्लांट ने, और उसने कहा है कि बजाय कि आप इस सीमेंट प्लांट को कंटिन्यू करें हम आपको एक मुश्तिक अमाउंट दे देंगे। आर यू रेडी टू सेल योर सीमेंट प्लांट? तो एक समझदार बिजनेसमैन क्या करेगा, वो ये देखेगा कि आज एबेंडन करके मुझे कितने करोड़ रुपीस मिल रहे हैं वर्सेस अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो जितना मुझे मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी, और दोनों में से विच एवर इज हायर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कंटिन्यू करने से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ज्यादा है, ऑब्वियसली हम कंटिन्यू करेंगे, एबेंडन से ज्यादा है हम एबेंडन कर देंगे, राइट। तो दोस्तों यहां पर इससे रिलेटेड मैंने चैंपियंस बुक में एक एग्जांपल ले रखा है शानदार, मैं उसी एग्जांपल को यहां पर करवाता हूं। मान लीजिए कि एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो प्लानिंग कर रही है टू लॉन्च अ न्यू ट्रैक्टर, और उसकी लाइफ है 2 इयर्स, मतलब वो जो ट्रैक्टर का मॉडल है वो 2 साल तक मार्केट में चलेगा, उसके बाद तो कोई नया मॉडल आ जाएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इस ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग के कामकाज में 300 करोड़। ईयर 1 में आप देख पा रहे हैं 100 भी मिल सकते हैं, 200 भी और 300 करोड़ भी मिल सकते हैं विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। ईयर नंबर 2 में हमें कैश फ्लो डिपेंड करेगा कि ईयर 1 में क्या होता है। अगर ईयर 1 में हमें 100 करोड़ मिलते हैं तो फिर ईयर नंबर 2 में हमें 0.25 चांसेस है कि 0 मिलेंगे, 0.5 चांसेस है कि 100 मिलेंगे, और 0.25 चांसेस है कि 200 मिलेंगे, एंड सो ऑन। ये रहा सारा डेटा। डिस्काउंटिंग रेट है 10% पर एनम। There is an option to abandon the project at year 1 end by realizing 150 करोड़। जरूरी नहीं कि आप ईयर 2 में प्रोजेक्ट चलाएं, आपकी मर्जी हो तो आप ईयर 1 के एंड में प्रोजेक्ट को अबेंडन कर देना, छोड़ देना। आपको कितने मिल जाएंगे? 150 करोड़ मिल जाएंगे। And now we have to calculate first of all एनपीवी ऑफ ओरिजिनल प्रोजेक्ट। हमें ओरिजिनल प्रोजेक्ट की एनपीवी कैलकुलेट करनी है। ओरिजिनल प्रोजेक्ट की एनपीवी कैलकुलेट करनी है का मतलब है कि ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है ना कि दैट देयर इज एन ऑप्शन टू अबेंडन द प्रोजेक्ट, ये इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है। अब हम ओरिजिनल प्रोजेक्ट की आखिर एनपीवी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो दोस्तों हम चाहे तो यहाँ पर मतलब एक तरीका तो कि हम टेबुलर प्रेजेंटेशन कर लें। मैं यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर ट्री के जैसा एक्सप्लेनेशन करूंगा, यानी डिसीजन ट्री मैं यहाँ पर बनाऊंगा। तो यहाँ पर हम अगर आज प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो आज हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 300 करोड़। सो देयर वुड बी एन आउटफ्लो ऑफ 300 करोड़ रुपीस। अब 300 करोड़ लगाकर 3 बातें होंगी। 0.25 चांसेस है कि 100 मिलेगा,
या फिर 200 मिलेगा 0.5 चांसेस, या फिर 300 मिलेगा। अगर 100 मिलता है तो फिर से ईयर 2 में ये 3 चीजें होंगी, अगर 200 मिलता है तो ईयर 2 में ये 3 चीजें होंगी, और 300 मिलता है तो ईयर 2 में ये 3 चीजें होंगी, राइट। अब हमें इन सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और डिस्काउंटिंग करेंगे प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, और रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज का भी हम इफेक्ट दे देंगे, तो हमें मिल जाएगी एनपीवी ऑफ ओरिजिनल प्रोजेक्ट, राइट। तो आप थोड़ा सा कैलकुलेटर पर आएंगे और कैलकुलेटर में हम ईयर नंबर 1 के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो पहले प्रोबेबिलिटी का इफेक्ट देंगे, फिर डिस्काउंटिंग करेंगे। सो 100 इंटू 0.25 25 आ रहा है, इसे मेमोरी में प्लस करेंगे। 200 इंटू 0.5 100 आ रहा है, मेमोरी में प्लस करेंगे। 300 इंटू 0.25 75 मेमोरी प्लस मेमोरी कॉल, यानी कि जो एक एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज है ईयर 1 में वो है 200। इस 200 की हम 1 ईयर की डिस्काउंटिंग कर देंगे। सो 200 डिवाइडेड बाय 1.1 गिव्स यू 181.1। यहां पर इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है 181.81। अब हम आते हैं और ईयर 2 के कैश फ्लोज थोड़े से ट्रिकी हैं। ईयर 2 के कैश फ्लोज में आपको बंडल बनाना पड़ेगा, वेयर दिस वुड बी 1 बंडल, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हो जाएगा सेकंड बंडल, और फिर इसके बाद ये हो जाएगा हमारा तीसरा बंडल ऑफ कैश फ्लोज। ओके, तो आते हैं समझदारी के साथ कैलकुलेशन करते हैं। सो यहाँ पर 0 मिलेगा, चांसेस 0.25 कुछ नहीं, 100 इंटू 0.5 50, इसे मैं मेमोरी प्लस कर रहा हूँ। 200 इंटू 0.25 यानी 50 मेमोरी प्लस कर रहा हूँ, यानी कि यहां से एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आता है 100। और मैं यहां से भी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाल लेता हूं, मेमोरी पुरानी वाली क्लियर कर लेंगे। 100 इंटू 0.25, 200 इंटू 0.5 एंड देन 300 इंटू 0.25, ये आता है 200। फिर इसके बाद उसी तरीके से यहां पर कैलकुलेशन करेंगे, तो 200 इंटू 0.25 मेमोरी प्लस, 300 इंटू 0.5 मेमोरी प्लस, 350 इंटू 0.25 मेमोरी प्लस मेमोरी कॉल, इट कम्स एट 287.5। अब मुझे ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है। क्या तीनों एक साथ मिलेंगे? कभी नहीं। ये तब मिलेगा जब ईयर 1 में इतना मिला हो, ये तब मिलेगा जब ईयर 1 में ऐसा हुआ हो, ये तब मिलेगा जब ईयर 1 में इतना हुआ। तो मुझे इन अमाउंट्स पर ईयर 1 की जो प्रोबेबिलिटीज है उनका भी इफेक्ट देना है। सो आते हैं 100 इंटू 0.25, 25 आया मेमोरी प्लस, 200 इंटू 0.5 100 आया मेमोरी प्लस, 287.5 इंटू 0.25 71.875 मेमोरी प्लस मेमोरी कॉल 196.875। अब ये जो 196.875 है, दिस इज एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फॉर ईयर नंबर 2। और अब ये जो ईयर नंबर 2 का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है, हम उसकी भी डिस्काउंटिंग कर लेंगे और यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। और डिस्काउंटिंग फॉर 2 ईयर्स होगी, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ प्रोबेबिलिटी का इफेक्ट दिया, डिस्काउंटिंग हमने की ही नहीं। सो जो 196.875 है डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल इट कम्स टू 162.71। अब इस 162.71 में मैं 181.81 ऐड कर देता हूं, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज आता है 344.52, और उसके अगेंस्ट मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 300, यानी देयर इज अ पॉजिटिव एनपीवी ऑफ 44.52। यहां पर आप देख पा रहे हैं देयर इज अ पॉजिटिव एनपीवी ऑफ 44.53, राइट। इसका प्रेजेंटेशन देखिए, ये हो गया जीरो ईयर में आउटफ्लो, ये हो गए फर्स्ट ईयर के कैश फ्लोज और उसकी प्रोबेबिलिटी का इफेक्ट देना, फिर 1 ईयर की डिस्काउंटिंग करना। ये हो गए हैं सेकंड ईयर के कैश फ्लोज और सेकंड ईयर की प्रोबेबिलिटी, बट जो एक एग्रीगेट नंबर आएगा उसके चांसेस होंगे 0.25। ये है सेकंड ईयर का सेकंड हमारा बंडल, उसकी सेकंड ईयर की प्रोबेबिलिटी से सेकंड ईयर का कैश फ्लो निकला, लेकिन वो खुद मिलने के चांसेस कितने 0.5। उसी तरीके से ईयर 3 एंड वी हैव डिस्काउंटेड इट फॉर 2 ईयर्स। ओके, अब हम वापस से आते हैं और मेन टास्क पर लगते हैं कि अगर हमें ऐसा कुछ ऑप्शन अवेलेबल है दैट देयर इज एन ऑप्शन टू अबैंडन द प्रोजेक्ट एट ईयर 1 एंड। आपको जरूरी नहीं है कि ईयर 2 में कंटिन्यू करना है, आप ईयर 1 करो कंटिन्यू बढ़िया से, और उसके बाद आप चाहो तो ईयर 2 में ड्रॉप कर दो प्रोजेक्ट, उसकी बजाय आप ईयर 1 के एंड में प्रोजेक्ट किसी को सेल कर दो। आपको कितने मिल जाएंगे 150। एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अबैंडनमेंट ऑप्शन, यानी ये जो अबैंडनमेंट ऑप्शन आपको मिला है, विकल्प आपको मिला है, इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू के साथ आखिर प्रोजेक्ट की एनपीवी क्या है विद ऑप्शन। तो अब मैं यहां पर 2 तरीके से कैलकुलेशन कर सकता हूं। पहले मैं या तो वैल्यू ऑफ अबैंडनमेंट ऑप्शन कैलकुलेट कर लूं, फिर एनपीवी ऑफ ओरिजिनल प्रोजेक्ट में उसको इफेक्ट देकर क्या निकाल लूं एनपीवी विद ऑप्शन। दूसरा है कि मैं ये ना कैलकुलेट करूं, पहले क्या कैलकुलेट कर लूं एनपीवी विद ऑप्शन, और फिर एनपीवी विदाउट ऑप्शन से कंपेयर करके जो डिफरेंस आए उसको मैं एट्रीब्यूट कर दूं टुवर्ड्स वैल्यू ऑफ अबैंडनमेंट ऑप्शन। पहले हम सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अबैंडनमेंट ऑप्शन। दोस्तों, अबैंडनमेंट ऑप्शन आपको कितने करोड़ दे रहा है 150 करोड़। कब दे रहा है ईयर 1 के एंड में।
यानी ये जो 3 कैश फ्लोज लिखे हैं ये डिस्टर्ब होंगे, आपके ऑप्शन को एग्जीक्यूट करो या लैप्स करो, या ये तो 3 जो है सो है, ये 3 जो है सो है। बस अब आगे आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो अगर ऐसा हुआ है आपके साथ, आप चाहो तो आगे कंटिन्यू कर लो, आप चाहो तो प्रोजेक्ट को अबेंडन कर लो, राइट। तो अगर आप प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हो तो सिर्फ कितने मिल रहे हैं 100, लेकिन अबेंडन करते हो तो कितने मिल रहे हैं 150। अच्छा इसमें एक और बात है, ये 100 कब मिलेंगे ईयर 2 में, लेकिन 150 कब मिलेंगे ईयर 1 के एंड में। सो बेस्ट चॉइस ये है कि हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अबेंडन कर दें अगर ऐसा हुआ है तो, राइट। ऐसा करने से हमारा फायदा क्या होगा, हमें 100 जो मिलने वाले थे ईयर 2 में, उसकी बजाय हमें आज ही कितने मिल जाएंगे 150 करोड़ मिल जाएंगे ईयर 1 के एंड में। अगर हमें ईयर 2 में 100 मिलते हैं ना, तो उसको 150 से हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 150 कब का ईयर 1 का और 100 कब का ईयर नंबर 2 का। तो इनको कंपेरेबल बनाने के लिए हम ईयर 2 वाले की 1 ईयर की डिस्काउंटिंग कर लेंगे, कि अगर हम कंटिन्यू करते तो हमें 100 मिलते, 1 साल बाद उसकी 1 ईयर की डिस्काउंटिंग यानी 90.91 ही मिलते आज की टर्म्स में। यहाँ पर आज से मेरा मतलब क्या है, ईयर 1 के एंड की टर्म्स में। तो ईयर 1 के एंड में 150 ज्यादा बेहतर या 90.91, 90 नहीं 150 करोड़ ज्यादा बेहतर है, राइट। सो हम यहाँ पर बेहतर है कि प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करें, उसकी बजाय हम ऑप्शन टू अबेंडन एक्सरसाइज कर देंगे। दोस्तों उसी तरीके से अब हम यहां पर भी देखेंगे, अगर हम इस सिनेरियो में आते हैं तो फिर उसके बाद ये 3 चीजें हो सकती है अगर आप कंटिन्यू करते तो। और एक और चॉइस आपके पास क्या है कि आज आप आज ही अबेंडन कर दो। अगर आप अबेंडन कर देते हैं तो आज आपको कितने मिल जाएंगे 150 करोड़। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको कितने मिलेंगे 200। बट 150 और 200 कंपेरेबल नहीं है, 150 ईयर 1 एंड के, 200 ईयर 2 के। तो हम क्या करेंगे, इस 200 की डिस्काउंटिंग कर देंगे डिवाइडेड बाय 1.1। तो इस 200 की प्रेजेंट वैल्यू आती है 181.81। तो बेहतर क्या है कि हम कंटिन्यू करें या अबेंडन, बेहतर है कि हम कंटिन्यू करें। यहां पर अबेंडनमेंट करने से कोई फायदा नहीं, अबेंडनमेंट में कम पैसा मिल रहा है, हम खुद से चलाएंगे तो ज्यादा पैसा मिल रहा है। यानी आप खुद बताइए कि अगर अबेंडनमेंट ऑप्शन नहीं भी होता यहां पर तो हमें कोई फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अबेंडनमेंट ऑप्शन है भी तो हम एक्सरसाइज कहां कर रहे हैं, और जब तक आप ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते तो इसका कोई फायदा ही आपको नहीं मिलता। यानी यहां पर अबेंडनमेंट ऑप्शन की कोई वक्त नहीं है, वो है या नहीं है हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम तो वैसे उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे। सिमिलरली जब आपको मालूम है कि यहाँ पे 287 मिल रहे हैं, अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो यहीं पर ही अबेंडनमेंट कर लूंगा तो 150 करोड़ मिलेंगे। अगर मैं 287 की यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर भी लूंगा 287.5 डिवाइडेड बाय 1.1 तो वो आता है 261। तो 261 ज्यादा बेहतर है या फिर 150 ज्यादा बेहतर है, ऑब्वियसली 261। यानी इन दो सिनेरियोज में तो हम कंटिन्यू का ही डिसीजन लेंगे। ओनली सिनेरियो जहां पर कि हम प्रेफर करेंगे नहीं, अबेंडन करने में ज्यादा फायदा है, वो है दिस वन सिनेरियो। अब हम ये देखते हैं कि अबेंडनमेंट का जो ऑप्शन है उसकी वैल्यू कितनी। तो दोस्तों यहां तो अबेंडनमेंट का ऑप्शन वैल्यूलेस है, हो या नहीं हो हम तो वैसे ही कंटिन्यू कर रहे थे। यहां पर भी अबेंडनमेंट का ऑप्शन वैल्यूलेस है, मतलब अबेंडनमेंट के ऑप्शन की वैल्यू जीरो है और प्रोबेबिलिटी उन 0 की कितनी है 0.5 और 0.25। क्योंकि अगर ये 0.5 वाला सिनेरियो पैन आउट हुआ तो अमेंडमेंट ऑप्शन हम एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे, वैल्यूलेस। 0.25 वाला सिनेरियो भी पैन आउट हुआ, हम इस अमेंडमेंट ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वैल्यूलेस। लेकिन अगर ये 0.25 वाला सिनेरियो पैन आउट हुआ और अगर अबेंडनमेंट ऑप्शन नहीं होता तो हमें 90.91 करोड़ से ही संतोष करना पड़ता। लेकिन अबेंडनमेंट ऑप्शन है, हमने एक्सरसाइज कर लिया तो अब हमें ज्यादा मिलेंगे। कितने ज्यादा मिलेंगे 90.91 कंपेयर्ड विद 150 करोड़, यानी कि 59.09 करोड़ का हमारा बेनिफिट होगा। अगर ऑप्शन नहीं होते तुम तो हमें 90.91 मिलते, तुम हो तो हमें 150 मिल रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 59.09। व्हाई? बिकॉज ऑफ द ऑप्शन। तो ऑप्शन तुम्हारी तो कुछ वैल्यू है हमारी नजर में। अब ऑप्शन तुम्हारी वैल्यू कैसे निकाले, तो तुम हमें इतने करोड़ का बेनिफिट दे रहे हो, कब दे रहे हो ईयर 1 के एंड में। बस अब हमें यहां पर दो चीजों का इफेक्ट देना है। एक तो 59.09 करोड़ का जो बेनिफिट है ईयर 1 एंड में, उसको हम आज की टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे ताकि हम बता पाए कि वैल्यू ऑफ अबेंडनमेंट ऑप्शन आज कितनी। दूसरी बात 59.09 करोड़ का कंफर्म बेनिफिट नहीं है, ये 0.5 और नीचे वाले 0.25 में तो होगा ही नहीं। 59.09 करोड़ का बेनिफिट मिले उसके चांसेस कितने हैं 0.25। तो मैं 59.09 को इनटू कर रहा हूं 0.25 और अब मैं इसकी डिस्काउंटिंग कर दूंगा 10% से फॉर 1 ईयर, सो इट कम्स एट 13.43 करोड़। दिस इज वैल्यू ऑफ अबेंडनमेंट ऑप्शन। ये आप देखिए दोस्तों, यहां पर वैल्यू ऑफ अबेंडनमेंट ऑप्शन कितनी लिखी हुई है
वैल्यू ऑफ अबेंडनमेंट ऑप्शन है 13.43 करोड़, क्योंकि वो मुझे 90.91 करोड़ की बजाय 150 दिलवा रहा है, यानी इतना बेनिफिट दिलवा रहा है, पर इतना बेनिफिट दिलवाने के चांसेस इतनी है, और ये बेनिफिट फर्स्ट ईयर में तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू इतना आ गया। तो मेरी एनपीवी विदाउट ऑप्शन थी 44, अगर मेरे पास ऑप्शन है तो वो मेरी प्रेजेंट वैल्यू कितने से इंक्रीज कर सकता है, 13.43 से। तो अब अल्टीमेटली जो मेरी एनपीवी आएगी विथ ऑप्शन वो आएगी 57.96 करोड़। ठीक है, एक तरीका तो वैल्यू ऑफ अबेंडनमेंट ऑप्शन पता कर लो, फिर उसके बाद एनपीवी विथ ऑप्शन पता कर लो। दूसरा तरीका है अदर वे राउंड, कि पहले क्या पता कर लो, एनपीवी विथ ऑप्शन, और बाद में एनपीवी विथ ऑप्शन और एनपीवी विदाउट ऑप्शन के डिफरेंस को क्या नाम दे दो, वैल्यू ऑफ अबेंडनमेंट ऑप्शन। उस केस में देखिए आप यहां पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये देखिए उस केस में आप क्या करना, अबेंडनमेंट ऑप्शन के जो कैश फ्लोज हैं वो आप मेन प्रोजेक्ट के अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर लेना। देखना कैसे, जीरो ईयर में हमारे पास से आउटफ्लो है 300 करोड़ का। ओके, अब फर्स्ट ईयर में 100, 200, 300 आएंगे विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। तो ये तो फर्स्ट ईयर के कैश फ्लोज हो गए और उनकी डिस्काउंटिंग होगी, ये हो गया रूटीन काम, राइट। अब अपन आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जिसमें 3 सिनेरियोज बन रहे थे, जिसमें कि जो आगे वाले 2 सिनेरियोज थे उसमें हम बोल रहे थे नहीं हम प्रोजेक्ट कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो हमने ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू किया और तब हमें ये कैश फ्लोज मिलने के चांसेस कितने होंगे, 0.25। अगेन हमने 0.5 चांसेस वाले में भी प्रोजेक्ट कंटिन्यू किया था, तो हमें ये 3 कैश फ्लोज मिलेंगे, उसके चांसेस कितने होंगे, 0.5। और ये जो कैश फ्लोज थे कौन सी ईयर पर हो रहे थे, ईयर 2 के एंड पर, तो इनकी कितने की डिस्काउंटिंग कर लेंगे, 2 ईयर्स की। लेकिन यहां पर हमने देख लिया था कि वन ऑफ द सिनेरियो, जो फर्स्ट सिनेरियो था, वहां पर हम 90.91 एक्सेप्ट करने की बजाय हम 150 एक्सेप्ट कर रहे थे। तो हम 150 एक्सेप्ट करेंगे, उसके चांसेस इतने, और इसकी सिर्फ 1 ईयर की डिस्काउंटिंग, राइट। तो इस तरीके से एनपीवी विद ऑप्शन आ जाएगी 57.96। ये जब आप चैंपियंस बुक के अंदर इस डायग्राम को देखेंगे तो डायग्राम यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपके पास यहाँ पर 2 चॉइस है, या तो कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करते हैं तो 90.91 मिलते हैं, अगर आप अबेंडन करते हैं तो कितने मिलते हैं, 150। तो बेहतर क्या है, 150। अगर आप यहां आ जाते हैं और कंटिन्यू करते हैं तो 181.82 मिलेंगे, अबेंडन करते हैं तो 150, ऑब्वियसली 181.82 इज बेटर। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो 261 मिलेंगे, अबेंडन करते हैं तो 150, ऑब्वियसली कंटिन्यूइंग इज बेटर। तो ऐसे केस में ये जो आप नहीं कर रहे हैं वो वाले कैश फ्लोज अब हम इग्नोर कर देंगे, ये हमने कैश फ्लोज इग्नोर कर दिए हैं। और अब अपन ये आगे वाला पार्ट भी कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, ये जो पोर्शन है अब आप इसे इग्नोर कर दीजिए क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूएट हो गया है, राइट। और अब आप सिर्फ इस पर फोकस कीजिए कि आखिर यहां पर मेरी एनपीवी क्या, व्हेन आई हैव कंसीडर्ड ऑप्शन, और मैंने ऑप्शन कंसीडर कर लिया है, ताकि मैं 90.91 की बजाय कितने पाऊंगा यहां पर, 150। अब आप कैसे करेंगे डिस्काउंटिंग, इस 300 करोड़ को तो -300 करोड़ ले लेंगे जीरो ईयर में, 100 इंटू 0.25, 200 इंटू 0.5 और 300 इंटू 0.25, इसकी 1 ईयर की डिस्काउंटिंग कर लेंगे। फिर ये जो 150 है, 181.82 है और 261.36 है, राइट। ये तीनों अगर हम ले रहे हैं तो ये ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के एंड पर आ चुके हैं, ठीक है। बस इसको फर्स्ट ईयर के एंड से एक तो 1 ईयर की डिस्काउंटिंग करना है, और दूसरा ये जो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज है इनका इफेक्ट देना है। आगे वाली प्रोबेबिलिटीज का इफेक्ट ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है और डिस्काउंटिंग भी 1 साल की हो चुकी है, राइट। यू विल गेट द सेम आंसर फॉर एनपीवी। ये दोस्तों हमने सीखा हाउ टू इनकॉर्पोरेट ऑप्शन टू अबेंडन द प्रोजेक्ट। ओके, अब ऑप्शन टू अबेंडन समझने के बाद मैं यहां पर आपसे 2 चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूं। सबसे पहला कि वो तो अच्छा हुआ कि इन्होंने हमें प्रोबेबिलिटीज दे रखी है कि इतने चांसेस है, इतने चांसेस है, इतने चांसेस है, या फिर जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें मैंने खुद नहीं आपको प्रोबेबिलिटी दे दी थी कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा उसके इतने चांसेस, फेलियर होगा उसके इतने चांसेस। द क्वेश्चन इज कि अगर आईसीआई ये प्रोबेबिलिटी ना देवे तो फिर हम खुद से प्रोबेबिलिटीज कैसे पता करें। दोस्तों हमें ये देखना है यहां पर कि अगर आईसीआई हमें प्रोबेबिलिटीज ना दे, which means आईसीआई बता दे कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद इट कुड आइदर बी अ सक्सेस और इट कुड बी अ फेलियर, बट डजंट असाइन द प्रोबेबिलिटीज टू सक्सेस और फेलियर। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटीज। दोस्तों हम यहां पर प्रोबेबिलिटीज बिल्कुल वैसे पता करेंगे जैसे कि हम डेरिवेटिव चैप्टर में पता करते थे। यहां पर हम यूज करेंगे द बाइनोमियल मॉडल, द रिस्क न्यूट्रल मॉडल। बिल्कुल सही पहचाना आपने, हम यहां पर डेरिवेटिव्स का जो ऑप्शंस प्राइसिंग के मॉडल्स होते हैं जिसमें हम प्रोबेबिलिटीज पता करते थे वो वाला कॉन्सेप्ट अब हम यहां पर यूज करेंगे। ओके, तो मैं अभी के लिए अज्यूम करूंगा कि आपने डेरिवेटिव्स का ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल वाला पोर्शन पढ़ रखा है, रिस्क न्यूट्रल मॉडल के बारे में आपने पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ रखा है तो मैंने डेरिवेटिव्स का रिवीजन वीडियो डाल रखा है, आप डेरिवेटिव्स के रिवीजन वीडियो में रिलेवेंट पोर्शन को देख लेंगे। मैं उस अजम्पशन के साथ आगे बढ़ रहा हूं कि वहां पर क्या होता है वो आपको आता है। ओके तो दोस्तों यहां पर
अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं जो कि आईसीआई का क्वेश्चन है, आरटीपी मई 2016 से मैंने लिया है। मान लीजिए कि एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 110 करोड़ का, और उस इन्वेस्टमेंट को अगर हम करते हैं तो जो फ्यूचर में कैश फ्लोज मिलेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 100 करोड़ एंड देयर इज नो अबेंडनमेंट ऑप्शन। तो फिर ऐसे केस में आपने अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया तो आपको आखिरी तक उसको करते हुए जाना पड़ेगा और 100 करोड़ मिलेंगे, आउटफ्लो होगा 110 करोड़ का। यानी देखा जाए तो यहां पर जो हमारी एनपीवी आएगी विदाउट अबेंडनमेंट ऑप्शन वो आएगी -10 करोड़। However, if market conditions turn favorable, present value of proposal shall increase by 30%। अगर मार्केट कंडीशंस फेवरेबल रहती है तो वो चीज जिसके आज हमें 100 करोड़ मिल रहे हैं उसके बजाय हमें मिलेंगे 130 करोड़। ओके, 130 करोड़ हमें मिलेंगे। इफ रिमेन्स स्लगिश, यानी मार्केट कंडीशंस अगर स्लगिश रहती है, देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रपोजल शेल रिड्यूस बाय 40%, यानी 100 करोड़ की बजाय हमें मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 60 करोड़, क्योंकि इनका कहना है कि 40% से आउटकम कम हो जाएंगे। ओके, सो यहां पर आएगा सिर्फ 60 करोड़। In case company is not interested in continuation of the project, it can be disposed of for rupees 80 crores at the end of year 1। तो अगर कंपनी इस प्रोजेक्ट को नहीं कंटिन्यू करना चाहती, देयर इज एन ऑप्शन टू अबेंडन द प्रोजेक्ट। उस केस में आप फर्स्ट ईयर के एंड में इस प्रोजेक्ट को किसी और को हैंड ओवर कर दो और आप 80 करोड़ रुपीस कलेक्ट कर लो। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% एंड वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अबेंडनमेंट ऑप्शन। तो अबेंडनमेंट ऑप्शन की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने यहां पर प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि हम ये देखते हैं कि हम कंटिन्यू करेंगे या अबेंडनमेंट करेंगे। हम वो करेंगे जिसमें हमारा 2 पैसे फायदे ज्यादा हो। तो हमने प्रीवियस वाले एग्जांपल में कंटिन्यू किया था, 181.82 आया था, यानी अबेंडनमेंट का ऑप्शन हमने एक्सरसाइज नहीं करा था, यानी इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये वैल्यूलेस था। उसी तरीके से यहां पर भी अबेंडनमेंट का जो ऑप्शन था वो वैल्यूलेस था। अबेंडनमेंट के ऑप्शन की वर्थ सिर्फ यहां पर थी क्योंकि अगर हम कंटिन्यू करें तो 90.9 मिलते हैं, लेकिन अबेंडन करते हैं तो 150 मिलते हैं। तो वैल्यू ऑफ एन अबेंडनमेंट ऑप्शन कैसे निकालते हैं वो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देख लिया था कि वैल्यू ऑफ अबेंडनमेंट ऑप्शन के लिए अगर अबेंडनमेंट ऑप्शन है तो कितने मिल रहे हैं, वर्सेस अगर ये नहीं होता तो कितने मिलते हैं। जितने एक्सेस मिल रहे हैं उसके मिलने के चांसेस आखिर कितने हैं, और वो एक्सेस पैसा हमें कब मिल रहा है उससे हम डिस्काउंटिंग करके निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ अबेंडनमेंट ऑप्शन। तो दोस्तों यहां पर अब हमें यह देखना है कि इस अबेंडनमेंट ऑप्शन की वैल्यू आखिर क्या है। अगर दोस्तों सब कुछ अच्छा चलता है, जिसको कि मैं ग्रीन लाइन से यहां पर डिनोट करा है कि मार्केट कंडीशंस फेवरेबल हो जाती है, तो उस केस में आपको प्रपोजल से कितने मिलेंगे, 30% ज्यादा, यानी कितने मिलेंगे, 130 करोड़। तो अब आप बताइए, आप 130 करोड़ पर जाएंगे या फिर अबेंडनमेंट वाला ऑप्शन एक्सरसाइज कर देंगे। ऑब्वियसली हम अबेंडनमेंट के ऑप्शन को लैप्स कर देंगे और बोल देंगे अबेंडनमेंट ऑप्शन अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, हमें तो यूं ही प्रोजेक्ट करके 130 मिल रहे, हम अबेंडन क्यों करेंगे। यानी यहां पर वैल्यू ऑफ अबेंडनमेंट ऑप्शन होगी 0, इट वुड बी वर्थलेस। अबेंडनमेंट ऑप्शन ध्यान रखिएगा आर जस्ट लाइक पुट ऑप्शन। तो यहां पर मैं एक तरीके से वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन कैलकुलेट कर रहा हूं, दैट इज वैल्यू ऑफ अबेंडनमेंट ऑप्शन। तो अगर एक्सरसाइज प्राइस 80 यानी आई हैव राइट टू सेल द प्रोजेक्ट एट 80 और प्रोजेक्ट ही मुझे 130 दे रहा है, व्हाई वुड आई एक्सरसाइज द राइट, आई वुड लैप्स इट, वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन बिकम 0। लेकिन अगर मार्केट कंडीशंस लगिश होती तो मुझे सिर्फ 60 मिलेंगे, और उस केस में भलाई इसमें होगी कि मैं उससे अच्छा 80 करोड़ का मेरा ऑप्शन टू सेल एक्सरसाइज कर दूं। यानी इस केस में ये ऑप्शन मुझे कितने एक्स्ट्रा दे देगा, 20 करोड़ मुझे एक्स्ट्रा दे देगा। अब दोस्तों वैल्यू ऑफ अबेंडनमेंट ऑप्शन निकालने के लिए 0 करोड़ का वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी से। अब प्रोबेबिलिटी ये 0 मिलने की वही होगी जो प्रोबेबिलिटी 130 करोड़ की होगी, और 20 करोड़ मिलेगा उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी, तो इसकी उतनी ही प्रोबेबिलिटी होगी 20 करोड़ मिलने की जितनी 60 करोड़ होने की प्रोबेबिलिटी है। अब क्वेश्चन ने हमें प्रोबेबिलिटी नहीं दी है, ना प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज दी है, ना प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल, दोनों में से एक भी मिल जाएगा। तो हम बोलेंगे सपोज करो इसके चांसेस बढ़ने के अगर 0.6 है तो रिमेनिंग चांसेस क्या होंगे, घटने के। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी एंड इट वुड बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। यहां पर हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे द बाइनोमियल मॉडल का, द रिस्क न्यूट्रल मॉडल का। ओके,
एक बार दोस्तों हमने प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगी वैल्यू ऑफ अबेंडनमेंट ऑप्शन एट द एंड ऑफ ईयर 1 और हम उसकी 1 ईयर की डिस्काउंटिंग कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहां पर हम प्रोबेबिलिटी कैसे पता करेंगे। तो आप इसको अब एक शेयर की नजरों से देखिए, है ना, स्टॉक मार्केट में शेयर्स होते हैं, शेयर्स की नजरों से देखेंगे। तो शेयर का आज वैल्यू है 100 करोड़, है ना, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं, ये तो आप भाव दे रहे हो खरीदने का। वो चीज जो आज 100 करोड़ की है वो कल 130 की भी हो सकती है या फिर 60 की भी हो सकती है, यानी कि हमें 30% रिटर्न भी दे सकती है या फिर -40% रिटर्न भी दे सकती है, राइट। अब हमें ये देखना है कि 30% रिटर्न मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटीज और -40 रिटर्न मिलने की आखिर कितनी प्रोबेबिलिटीज। रिस्क न्यूट्रल मॉडल का मैंने बेसिक असम्पशन आपको डेरिवेटिव्स में समझाया था, रिपीट करता हूं कि ये जो भी रिटर्न्स मिलते हैं इनका जो एवरेज रिटर्न आता है वो किसके बराबर होना चाहिए, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, कारण मैंने डेरिवेटिव्स में बताया था। ये बताया था कि आप क्योंकि इससे परफेक्टली हेज्ड पोजीशन बना सकते हो, जो कि परफेक्टली हेज्ड है, उसमें कोई रिस्क नहीं है, तो आपका रिटर्न भी किसके बराबर होना चाहिए, रिस्क फ्री के बराबर होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 30% इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस माइनस का 40% इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी को किसके बराबर इक्वेट कर देंगे, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के बराबर इक्वेट कर देंगे। यानी इक्वेशन के फॉर्म में मैं ऐसा लिखूंगा 0.08 इज इक्वल टू 0.30 इंटू पी प्लस माइनस का 0.40 इंटू 1 माइनस पी, और अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। तो ये आता है 0.08, ये आता है 0.30 पी, ये आता है माइनस का 0.40 और प्लस का 0.40 पी। तो अब ये माइनस का 0.40 इस तरफ चल जाएगा, यानी इट विल बिकम 0.48 इज इक्वल टू 0.70 पी। Therefore प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.48 डिवाइडेड बाय 0.70। तब आप इसे कैलकुलेटर पर डिवाइड कर लीजिए, 0.48 डिवाइडेड बाय 70, सो 48/70 यानी कि 0.6857 0.686 हो जाएंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर सोल्यूशन में 0.686 आ रही प्रोबेबिलिटी। या तो रिस्क न्यूट्रल का फॉर्मूला लगा दो, इस तरीके से सॉल्व होगा, या फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी मैंने वहां पर बताया था आपको डेरिवेटिव्स के रिवीजन में, उससे भी कर लीजिए, उससे भी प्रोबेबिलिटी आ जाती है 0.686। अब बहुत आसान काम है, 0.686 चांसेस हैं कि 130 करोड़ की वैल्यू मिले, यानी जीरो वैल्यू हो जाए ऑप्शन की, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.686 और रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी आएगी 0.686 माइनस 1 यानी कि 0.314। तो 20 करोड़ मिल जाए हमें इस ऑप्शन से, उसके चांसेस है 0.314। तो आप 0.314 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 से, यानी ये आता है 6.28। तो 6.28 करोड़ से वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, और ये वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन कब की है, आज से 1 साल बाद की। हम क्या कर लेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, यानी हम इसे डिवाइडेड बाय 1.08 कर देंगे, तो वैल्यू ऑफ अबेंडनमेंट ऑप्शन आती है 5.81। ये देखिए दोस्तों, वैल्यू ऑफ अबेंडनमेंट ऑप्शन आती है 5.81। अब वैसे तो आईसीआई ने इसके आगे नहीं पूछा, लेकिन अगर वो आपसे पूछ लेते कि बताइए अब प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है या नहीं, हम बोलेंगे कि ओरिजिनल एनपीवी है -10 करोड़। अगर ये अबेंडनमेंट ऑप्शन हमें दे भी दिया जाए तो फिर उसमें -10 करोड़ में 5.81 ऐड हो जाएंगे, यानी फिर भी एनपीवी इवन विद ऑप्शन वुड बी नेगेटिव। तो हमें ये प्रोजेक्ट किसी हाल में नहीं करना चाहिए, चाहे अबेंडनमेंट ऑप्शन ना हो चाहे अबेंडनमेंट ऑप्शन हो, वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस प्रोजेक्ट। ओके, अब दोस्तों हम हमारा नेक्स्ट यहां पर एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट एस्पेक्ट है हमारा रिलेटेड टू हाउ टू मेक यूज ऑफ ब्लैक शूल्स मॉडल। अब हम देखेंगे कि ब्लैक शूल्स मॉडल को आखिर कैसे यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी पता करने के लिए। तो अगेन मुझे यहां पर एक अजम्पशन लेना पड़ेगा कि आपने डेरिवेटिव चैप्टर में ब्लैक शूल्स मॉडल की कंप्लीट प्रोसेस पढ़ रखी है। बस मुझे यहां पर आपको इतना सा बताना पड़ेगा कि ब्लैक शूल्स में तो एक्सरसाइज प्राइस क्लियरली दे रखी होती है, रिस्क फ्री रेट क्लियरली दे रखी होती है, और स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा होता है। वो सारी चीजें यहां पर हमें कैसे पता चलेगी, इतनी सी बात मुझे आपको बतानी है। तो आते हैं हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर, हाउ टू यूज ब्लैक शूल्स मॉडल फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन इन केस ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट्स। एग्जाम्पल देखते हैं। प्रोजेक्ट है जिसमें कि हमें रेलवे कोचेस बनाने हैं और उसमें हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 98 करोड़। ईयर 1 में इनफ्लो होगा 40 का, 2 में इनफ्लो होगा 31 का और 3 में इनफ्लो होगा 36 का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 18%। द प्रोजेक्ट गिव्स योर फर्म द राइट
to enter into another project of railway coaches maintenance after 3 years by investing rupees 600 crores and generating perpetual cash flow of rupees 160 crores per annum। यानी कि दोस्तों अगर आप इस बेस प्रोजेक्ट को करते हैं तो आपको एक अधिकार मिल जाएगा, यानी वुड हैव एन ऑप्शन टू एंटर इनटू अनदर प्रोजेक्ट। तो हम इसे क्या कहेंगे, इट इज एन ऑप्शन टू एक्सपैंड। और ये हमें कब मिलेगा ऑप्शन, आज से 3 साल बाद। और अगर ये मेंटेनेंस का हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहेगा 600 करोड़ और जिंदगी भर हमें हर साल 160 करोड़ मिलते चले जाएंगे। रिस्क फ्री रेट है 7% और वोलेटिलिटी है 20%। ए पॉइंट, फाइंड एनपीवी ऑफ ओरिजिनल प्रपोजल टू कंस्ट्रक्ट रेलवे कोचेस। तो सिंपल है दोस्तों, कैलकुलेटर चला लीजिए। आप इस 40 करोड़ की डिस्काउंटिंग 18% से 1 ईयर के लिए कर देंगे, 31 करोड़ की डिस्काउंटिंग 18% से 2 इयर्स के लिए और 36 करोड़ की डिस्काउंटिंग 18% से 3 इयर्स के लिए कर देंगे और इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 98 करोड़ को उसमें से माइनस कर देंगे। एनपीवी दोस्तों आती होगी आपकी, ये इस तरीके से किया कैलकुलेशन, एनपीवी आती है 19.94 करोड़। सेकेंड पॉइंट, फाइंड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन यूजिंग द ब्लैक-शूल्स मॉडल। अब दोस्तों यहां पर इट्स अ कॉल ऑप्शन, राइट, इट्स एन ऑप्शन टू एक्सपैंड द प्रोजेक्ट एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कॉल ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास वहां पर कुछ फॉर्मूलाज थे और वो फॉर्मूला थे ये वाले, है ना। मैं 3 फॉर्मूलाज को हाईलाइट कर रहा हूं। एक तो D1 का होता है ये फॉर्मूला, दूसरा D2 का होता है फॉर्मूला और वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालने का होता है ये तीसरा फॉर्मूला, राइट। तो ये देखिए आप, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इज इक्वल टू S0 यानी स्पॉट प्राइस टुडे इनटू ND1 माइनस E यानी एक्सरसाइज प्राइस, जिसको कि कुछ लोग एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, X या फिर E मल्टीप्लाई बाय ND2 डिवाइडेड बाय E रेज़ टू द पावर RT। यानी कि इससे पहले कि हम वैल्यू ऑफ कॉल निकालें हमें यहाँ पर कुछ चीजें पता करनी पड़ेगी। एक तो हमें पता करना पड़ेगा S0 यानी स्पॉट प्राइस टुडे, दूसरा हमें ND1 पता करना है और आपको ये ध्यान होगा कि ND1 इज क्यूमुलेटिव एरिया टिल D1। तो क्यूमुलेटिव एरिया टिल D1 के लिए हमें पहले क्या पता करना है, D1 खुद, फिर हमें पता करनी है एक्सरसाइज प्राइस, हमें पता करना है D2 और हमें पता करना है R और T। ये सारी चीजें हमें पता करनी है दोस्तों। D1 और D2 हम सबसे पहले पता करते हैं और D1 और D2 पता करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो D1 का ये रहा फॉर्मूला, लॉग नेचुरल ऑफ S0 बाई E प्लस R प्लस 0.5 स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर पूरा ब्रैकेट में T डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन अंडर रूट ऑफ T। तो अब क्या क्या चीजें हमें पता करनी, S0 यानी स्पॉट प्राइस टुडे, दूसरा हमें पता करना है एक्सरसाइज प्राइस, तीसरा हमें बताना है यहाँ पर रिस्क फ्री रेट, चौथा हमें बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन और पांचवा बताना है हमें टाइम पीरियड। ये 5 चीजें दोस्तों मुझे डिफाइन करनी है, 1 2 3 4 5। अगर ये 5 चीजें मैंने डिफाइन कर दी तो वापस से तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर है, T यहाँ पर है, डू यू एग्री D1 निकल जाएगा। एक बार दोस्तों हमने D1 कैलकुलेट कर लिया तो फिर D2 का ये रहा फॉर्मूला, इसका भी सारा डेटा अवेलेबल होगा। D1 D2 निकल गया, उससे हम ND1 ND2 निकाल लेंगे और फिर वैल्यू ऑफ कॉल का फॉर्मूला बना लेंगे। बस अब आपको मुझसे सिर्फ ये सीखना है कि आखिर ये 5 चीजें कैसे पता करते हैं, स्पॉट प्राइस टुडे, एक्सरसाइज प्राइस, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड टाइम पीरियड। ओके, ये 5 चीजें दोस्तों हम आखिर कैसे पता करते हैं, उसके लिए अपन एक एक करके पहले वो चीजें उठा लेते हैं जो बहुत रिलेटिवली सिंपल है और सीधे सीधे हमें मालूम है। जैसे कि R, यहाँ पर R का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट। तो रिस्क फ्री रेट यहाँ पर क्लियरली क्वेश्चन ने गिवन है 7%। तो R की वैल्यू हमें मालूम है, R की वैल्यू आएगी 0.07, R की वैल्यू 0.07। ओके, अब सेकंड हमें क्या लिखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी यहाँ पर क्लियरली गिवन है, वोलेटिलिटी है 20%, तो हम इसको 0.20 बोल देंगे, है ना। वोलेटिलिटी हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.20। ओके, तीसरा होता है टाइम, कि ये जो ऑप्शन है इसकी एक्सपायरी डेट आखिर कब है। तो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, हमें जो रेलवे कोचेस का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है वो कब मिलने वाला है, आज से 3 साल बाद, राइट। ये देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 years लेटर वी हैव एन ऑप्शन, राइट। तो 3 साल बाद इस ऑप्शन की एक्सपायरी, देखो हमें एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा है कि आपका मर्जी हो तो 600 करोड़ दो और जिंदगी भर ये पाओ, यू हैव राइट टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, राइट। और वो कब है, 3 साल बाद। तो वहां पर T
में हम कैसा लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर 3 मंथ्स बाद होता ना तो फिर टी की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, 3/12, जैसा मैंने आपको डेरिवेटिव्स में समझाया था। अगर 6 मंथ्स बाद होता तो क्या लिखते हैं, 6/12। अगर 3 इयर्स लेटर है तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी 3, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई है यहाँ पर 3। अब चौथी बात, हमें S0 और E पता करना है। उसमें E का मतलब होता है एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस का मतलब होता है कि आपके पास राइट टू बाय या फिर राइट टू सेल आखिर किस प्राइस पर है। तो हमारे केस में दिस इज राइट टू बाय, है ना, क्योंकि ये ऑप्शन टू एक्सपैंड है, सो इट इज जस्ट लाइक कॉल ऑप्शन। सो वी हैव राइट टू बाय समथिंग, वी हैव टू राइट टू बाय दिस प्रोजेक्ट। हमें हक है कि हम इस प्रोजेक्ट को खरीद लें। प्रोजेक्ट को खरीदने में हमारा कितना इन्वेस्टमेंट होगा, 600 करोड़। सो दिस 600 करोड़ बिकम्स एक्सरसाइज प्राइस। तो यहां पर एक्सरसाइज प्राइस की जगह पर हम लिखेंगे 600 करोड़। ओके अब बस एक ही चीज हमें पता करनी है, दैट इज स्पॉट प्राइस टुडे। यानी वो चीज जो आप खरीदने का हक रखते हो कि मुझे हक है कि मैं इसे 600 करोड़ में खरीद सकता हूं, कब, आज से 3 साल बाद। उस चीज की जिसको आप 600 करोड़ में खरीद सकते हो उसकी आज आखिर क्या वैल्यू है। तो दोस्तों जो आप 600 करोड़ में खरीद सकते हो, राइट, वो आपको भविष्य में क्या करेगा, 160 करोड़ हर साल देगा परपेचुअली। क्योंकि आप थर्ड ईयर के एंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पहला कैश फ्लो आपको फोर्थ ईयर में मिलेगा, है ना। तो आप यहां पर देखिए दोस्तों, 0 1 2 3 में कुछ नहीं, लेकिन फोर्थ ईयर में हमें 160 मिलेगा, फिफ्थ ईयर में 160 मिलेगा, और ये 160 हमें मिलता ही चला जाएगा। सो इट इज फॉर्मिंग अ परपेचुइटी। वी हैव टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का फॉर्मूला होता है A/R। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर हम 0th ईयर पर खड़े होते और 1 से इनफाइनाइट तक मिलता तो PVP से जो आंसर आता वो एकदम एक्यूरेट होता। अब क्योंकि हम यहाँ पर 4 से लगाकर इनफाइनाइट तक कैश फ्लो से, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें कहां पर मिलेगी, थर्ड ईयर में, राइट। प्रेजेंट वैल्यू थर्ड ईयर पर क्यों मिलती है, मैंने वैल्यूएशन के रिवीजन में बता रखा है कि जब भी हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो 1 साल आगे से डेटा आता है लेकिन वैल्यू 0th ईयर की आती है। तो फोर्थ ईयर से डेटा शुरू हो रहा है, वैल्यू थर्ड ईयर की मिलेगी। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी हो जाएगी 160 करोड़ डिवाइडेड बाय 0.18। अब आप बोलेंगे रिस्क फ्री रेट तो अलग थी, नहीं, हम प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग कर रहे हैं तो फिर डिस्काउंटिंग रेट प्रोजेक्ट वाली ही यूज होगी, 18%। सो 160 करोड़ डिवाइडेड बाय 0.18, ये आगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। इसकी वापस से हम 3 इयर्स की डिस्काउंटिंग कर लेंगे एट द रेट ऑफ 18%, तो ये आ रहा है 541 करोड़। सो 541 करोड़ बिकम्स S0। तो यहां पर हम S0 की जगह पर लिख देंगे 541 करोड़। ओके अब दोस्तों काम बहुत आसान है। अब आपको इस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करना है और उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। आप ये देखिए, मैंने सारा वही डेटा फिट करा, 0.20 0.20 0.07 0.07 600 600 541 541 3 and 3, ठीक है। और बस फिर उसके बाद सारा डेटा फिट कर लिया। D1 की वैल्यू हम जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे, ब्लैक शूल्स में सीखा था। D2 की भी वैल्यू निकल जाएगी, और फिर ये देखिए D1 की वैल्यू आ रही 0.48, D2 की वैल्यू आ रही 0.13। अब हम ND1 और ND2 के लिए क्यूमुलेटिव एरिया देख लेंगे, जहां पर D1 का मतलब होता है डेविएशन। सो 0.48 डेविएशन तक का हम हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में 0.48 डेविएशन तक का एरिया देख लेंगे, है ना। तो आप उस टेबल को रेफर कीजिएगा, आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को, जिसमें आप 0.4 वाली रो और 8th कॉलम में जाएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.1844। लेकिन हमारी जो टेबल है वो मेजरमेंट सेंटर से उस D तक का देती है, उस डेविएशन तक का देती है, उस Z तक का देती है जहां का आप पूछते हैं। तो 0.1844 क्यूमुलेटिव एरिया नहीं हुआ, वो सिर्फ सेंटर से यहां तक का एरिया हुआ। 0.5 भी जोड़ देंगे तो क्यूमुलेटिव एरिया आता है 0.6844 D1 तक का। उसी तरीके से आप ND2 देखेंगे तो एरिया आता है 0.5517। हमने ND1 और ND2 पता कर लिया, राइट। अब हम दोस्तों यहाँ पर ब्लैक शूल्स का फॉर्मूला लगा देंगे। S0 की जगह 541 एज डिस्कस्ड आ जाएगा। ND1 अभी अभी हमने देखा 0.6844, एक्सरसाइज प्राइस है 600 इंटू ND2 0.5517 डिवाइडेड बाय E रेज टू द पावर R रिस्क फ्री रेट इंटू T, है ना। यहाँ पर रिस्क फ्री रेट हमारी 7% ही थी, जी हाँ। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, यानी वैल्यू ऑफ ऑप्शन टू एक्सपैंड टुडे 101.94। तो दोस्तों ये हमने निकाल लिया वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन यूजिंग ब्लैक शूल्स मॉडल। यानी ब्लैक शूल्स में हमारी प्रोसेस वही रहेगी जो डेरिवेटिव्स में सीखी है, बस
चीजों को कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करना बहुत आसान है, जैसा मैंने बताया वैसे कनेक्ट करना है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कंबाइंड एनपीवी इंक्लूडिंग मेंटेनेंस प्रपोजल एंड टेक द डिसीजन। तो ओरिजिनल प्रोजेक्ट की तो नेगेटिव एनपीवी है -19.94, लेकिन ये जो अपना कॉल ऑप्शन है, ऑप्शन टू एक्सपैंड है, उसकी काफी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है 101.94, तो एनपीवी अलॉन्ग विद द ऑप्शन पॉजिटिव आती है, इसलिए हम अलॉन्ग विद द ऑप्शन हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं। तो आपने यहां पर देखा कि किस तरीके से ऑप्शंस की प्रेजेंस वो प्रोजेक्ट जो अदरवाइज रिजेक्टेबल थे उनको एक्सेप्टेबल बना देती। अगर हमें सिर्फ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट मिलता, वो तो नेगेटिव एनपीवी जनरेट कर रहा था, अगर सिर्फ उसको देखते तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते। लेकिन हमें पता चला कि आज इस प्रोजेक्ट में पैर फंसाने से नुकसान है, लेकिन आगे जाकर जो हमें प्रोजेक्ट मिलने वाला है उसमें काफी फायदा है, तो क्यों ना हम इस प्रोजेक्ट को आज करना शुरू कर दे। ठीक है, ये हमने देखा कि ब्लैक शूल्स को आखिर किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जाता है। दोस्तों, तीन तरह के ऑप्शंस की आपकी मेरी बात हुई थी, जिसमें सबसे पहला हमें सीखना था ऑप्शन टू एक्सपैंड, और मैंने आपको ऑप्शन टू एक्सपैंड 3 एग्जांपल से सिखाया, जिसमें सबसे पहले तो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया था, मतलब मेरा खुद का एग्जांपल दिया था इसमें, फिर उसके बाद मैंने बाइनोमियल मॉडल का एग्जांपल लिया, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लैक शूज मॉडल का भी एग्जांपल लिया। बाइनोमियल में हमने ऑप्शन टू अबेंडन देखा था, राइट, क्योंकि उसमें पुट ऑप्शन था, यू हैड राइट टू सेल द प्रोजेक्ट। तो हमने 3 एग्जांपल्स अभी तक कवर कर लिए, ऑप्शन टू एक्सपैंड और ऑप्शन टू अबेंडन के मिलाकर। अब हम आते हैं ऑप्शन टू डीले यानी वेटिंग गेम पर, राइट। इसमें हमारे पास चॉइस होती है कि या तो हम प्रोजेक्ट आज ही कर लें, लेकिन देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी कि आगे क्या होगा, या फिर हम थोड़ा सा क्लैरिटी का वेट कर लें, लेट्स वेट फॉर 1 ईयर एंड देन एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट, राइट। तो ऐसे केस में ये जो ऑप्शन है टू डिले द प्रोजेक्ट, आखिर इसकी वैल्यू हम कैसे पता करेंगे? बहुत आसान। सबसे पहले आप एक अजम्पशन ले लीजिए कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं वेट करने का, हमने तो प्रोजेक्ट आज ही लगाना है, तो आज ही आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, फ्यूचर में इनफ्लोज हो जाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर लीजिए, एनपीवी आ जाएगी विदाउट ऑप्शन। ओके, सेकंड, अब आप ऑप्शन टू वेट अज्यूम कर लीजिए कि हमारे पास है ये ऑप्शन और हमने इसे एक्सरसाइज कर दिया, यानी वी डिड वेट। सपोज कीजिए कि वेटिंग पीरियड है 1 ईयर का, तो आपने 1 साल वेट करा। अब 1 साल बाद वेट करने के बाद आपको इंडस्ट्री की सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, क्या इंडस्ट्री अच्छे सिचुएशन में या खराब सिचुएशन में। आप एक भी रुपया मत लगाना, मत करना प्रोजेक्ट, लेकिन अच्छे सिचुएशन में है तो फिर आप प्रोजेक्ट लगा देना। अच्छे सिचुएशन में अगर इंडस्ट्री और आपने प्रोजेक्ट लगाया तो आपकी अच्छी खासी एनपीवी आएगी, ठीक है। लेकिन ये जो एनपीवी आएगी 100% गारंटीड नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी उतनी है जितनी अच्छी सिचुएशन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो आपको इस एनपीवी जो अच्छी सिचुएशन वाली है उस पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड सिचुएशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और दूसरा अगर खराब आती है सिचुएशन तो फिर 0 है हमारा आउटकम, राइट। और ये जो आपको मिलेगा वैल्यू इस प्रोजेक्ट का, वो कहां पर मिलेगा? वेट करने के बाद का। हम उसकी वापस से डिस्काउंटिंग कर लेंगे और कहां ले आएंगे? 0th ईयर पर। यह आ जाएगी एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट व्हेन ऑप्शन टू वेट इज एक्सरसाइज्ड। अब हम देख लेंगे ऑप्शन टू वेट की आखिर क्या वैल्यू। तो जो एनपीवी विद ऑप्शन आती है उसको कंपेयर किससे कर लेंगे? एनपीवी विदाउट ऑप्शन से, है ना। इस सिचुएशन से रिलेटेड दोस्तों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आईसीएआई की डिक्शनरी में अवेलेबल है। उस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा इस चैंपियंस बुक को स्क्रॉल करना पड़ेगा, और अपन यहां पर उस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है रमेश ओन्स अ प्लॉट। ये एग्जाम में आईसीआई ने पूछा था, इस क्वेश्चन को हम एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। ओके, रमेश ओन्स अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑन विच he intends to construct apartment units for sale. Number of apartment units to be constructed may be either 10 or 15. Total construction costs for these alternatives are estimated to be rupees 600 lakhs or rupees 1025 lakhs respectively. रमेश भाई के पास एक 8-10 हजार स्क्वायर फीट का प्लॉट है, उस पर उनको मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग खड़ी करनी है। उनके पास 2 चॉइस है, या तो 10 अपार्टमेंट्स वाली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दे या फिर 15 अपार्टमेंट्स वाली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दे। अगर वो 10 अपार्टमेंट्स वाली बिल्डिंग बनाते हैं तो फिर उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 600 लैक्स, लेकिन अगर वो 15 अपार्टमेंट्स पर जाते हैं तो फिर उनकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है 1025 लैक्स। ओके, करंट मार्केट प्राइस फॉर ईच अपार्टमेंट यूनिट इज रुपीज 80 लैक्स। तो हर अपार्टमेंट आज की तारीख में 80 लैक्स की वक्त रखता है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर अगर अपन इस चीज को अभी नहीं पढ़े, ठीक है,
और ये देखें कि रमेश भाई को 10 अपार्टमेंट्स वाली बिल्डिंग बनानी चाहिए या 15 अपार्टमेंट्स वाली बिल्डिंग बनानी चाहिए, और बस यहां तक का ही क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसके आगे का नहीं देख रहे हैं। तो हम डिसीजन कैसे लेंगे? अगर वो 10 अपार्टमेंट्स में जाते हैं तो उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 600 लैक्स। लेकिन फिर हर अपार्टमेंट 80 लैक्स में बिकेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 अपार्टमेंट्स, यानी रमेश भाई को कितने रुपीस मिलेंगे? 800 का इनफ्लो मिलेगा, यानी नेट उनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 लैक्स वुड बी एनपीवी। अब आप ये सोचेंगे सर गजब हो रहा है, मतलब अपार्टमेंट भी एकदम छू मंतर करते हुए अभी बन गया, 600 लैक्स अभी लग गए और हाथों हाथ अपार्टमेंट बिक भी गया। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने करंट मार्केट प्राइस बोली, तो हम अजम्पशन लेंगे कि कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट में हमारा इन्वेस्टमेंट भी अभी हो रहा है और एकदम से फ्लैट बन जा रहे हैं और हम उसे बेच भी दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस बोला है, इसलिए वो 800 लैक्स हमें आज ही मिलेंगे। तो 200 लैक्स का हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अगर हम दोस्तों 15 अपार्टमेंट्स पर जाते हैं तो फिर हमारा आउटफ्लो होगा 1025 लैक्स, लेकिन फिर ये जो 80 लैक्स है ये हमें मिलेंगे कितने अपार्टमेंट्स पर? 15 अपार्टमेंट्स पर। तो हमें 1200 लैक्स का इनफ्लो होगा, यानी कि नेट नेट हमारी एनपीवी आएगी 175 लैक्स। तो अगर दोस्तों आपको जरा भी इंतजार नहीं करना है कि आगे जाकर क्या होगा, आप तो आज बनाओ आज बेच दो, तो फिर उस केस में आप 200 लैक्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे या फिर 175 लैक्स पर 200 लैक्स, यानी आज हमारा डिसीजन होगा कि हम तो 10 वाला अपार्टमेंट 10 यूनिट्स वाला अपार्टमेंट बनाएंगे और 200 लैक्स कमाएंगे, राइट। ये देखिए यहां पर, तो अगर 10 यूनिट्स पर जाते हैं तो 200 लाख का प्रॉफिट होता है, 15 पर जाते हैं तो 175, 10 यूनिट्स अपार्टमेंट इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इफ रमेश हैज टू कंस्ट्रक्ट नाउ। ओके, अब हम आगे की कहानी पढ़ते हैं, इसे बहुत ध्यान से पढ़ना। द मार्केट प्राइस आफ्टर अ ईयर फॉर अपार्टमेंट यूनिट्स विल डिपेंड अपॉन द कंडीशंस ऑफ मार्केट। एक साल बाद अपार्टमेंट के क्या प्राइसेस होंगे? मार्केट कंडीशंस पर डिपेंडेंट है। इफ द मार्केट इज बायंट, यानी बढ़िया चल रहा है मार्केट, ईच अपार्टमेंट यूनिट विल बी सोल्ड फॉर 91 lakhs. If it is sluggish, the sale price for the same will be rupees 75 lakhs. दोस्तों सब बढ़िया चला तो 91 लाख में अपार्टमेंट बिकेंगे एक साल बाद, लेकिन अगर खराब चला तो फिर ये अपार्टमेंट बिकेंगे सिर्फ 75 lakhs में। डिटरमाइन द करंट वैल्यू ऑफ वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड, जो अपने पास खाली जमीन पड़ी हुई है, हमें जमीन की वैल्यू निकालनी। अब आप यही सोच रहे होंगे कि सर प्रोजेक्ट तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का है, तो इससे जमीन की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो यहां पर सिंपल सा असम्पशन है कि अगर आप 10 अपार्टमेंट्स बनाने में 600 लैक्स लगा रहे हो और वो 10 अपार्टमेंट्स 80 लैक्स इंटू 10 में बिक जा रहे हैं, यानी आपको 800 मिल जा रहे हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि जो आपने 800 लैक्स आपको मिले उसमें से 600 लैक्स तो आपकी टूवर्ड्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है और रिमेनिंग 200 यू आर गेटिंग फॉर द प्लॉट एंड दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ द वैकेंट लैंड, राइट। तो अब हमें दोस्तों अगर ये ऑप्शन है कि अगर हम वेट कर सकते हैं मार्केट कंडीशंस का और फिर उसके बाद हम ऑप्शन टू वेट के बाद अगर हम कामकाज शुरू कर सकते हैं, तो अब हमें यहां पर दो केसेस में वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। शुड रमेश स्टार्ट कंस्ट्रक्शन नाउ? इफ ही स्टार्ट्स कंस्ट्रक्टिंग नाउ तो फिर जमीन की वैल्यू हमारी नजरों में कितनी है? 200 लैक्स। और कीप द लैंड वैकेंट, या फिर वो जमीन को अभी वैकेंट रखे। अभी वैकेंट रखेगा मतलब है कि एक साल बाद फिर वो अपार्टमेंट्स का सेलिंग शुरू करे, ठीक है। द ईयरली रेंटल पर अपार्टमेंट यूनिट इज रुपीज 7 लैक्स। हर अपार्टमेंट यूनिट का 7 लाख रुपीज का रेंटल है हर साल। एंड द रिस्क फ्री इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। Assume that construction cost will remain unchanged, यानी अगर आप आज करेंगे कंस्ट्रक्शन तो भी इतने लगेंगे और 1 ईयर लेटर भी अगर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इतने ही लगेंगे, ओके। अब सवाल यह है कि एक साल बाद आखिर हम प्रोसीड कैसे करेंगे? तो मान लीजिए दिस इज टुडे और टुडे के बाद हमने वेट किया फॉर 1 ईयर, ठीक है। अब एक साल बाद वेट करने के बाद दो बातें होंगी, या तो मार्केट बायंट होगा यानी सब कुछ बढ़िया चलेगा, या फिर मार्केट स्लगिश हो जाएगा, ठीक है। तो अब बायंट मार्केट होगा तो क्या होगा और स्लगिश मार्केट होगा तो क्या होगा? अच्छा, अगर बायंट रहा मार्केट तो आपके अपार्टमेंट तो 91 लाख में बिकेंगे, ये लिखा हुआ है, लेकिन आप कितने अपार्टमेंट्स बनाएंगे? आप 10 यूनिट्स कंस्ट्रक्ट करेंगे या 15? तो अपन इसको वापस से रीवैल्यूएट करेंगे कि अब एक साल बाद अगर मार्केट बायंट होता है तो फिर हम 10 बनाएं या फिर 15 बनाएं।
अगेन दोस्तों देखिए कैसे रीवैल्यूएट करेंगे। अगर हम 10 बनाते तो हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी लगेगी, 600 लाख। और सारी चीजें मैं फर्स्ट ईयर के एंड पर खड़े होकर ही करूंगा सॉल्व। सबसे आखिरी में जाकर फिर मैं फर्स्ट ईयर के डेटा को जीरो पर लाऊंगा। तो अभी मैं फर्स्ट ईयर के डेटा पर खड़े होकर बोल रहा हूं कि मुझे 600 लाख का आउटफ्लो होगा। और अगर मार्केट बायएंट होता है तो फिर हर अपार्टमेंट कितने में बिकेगा, 91 लाख। तो क्योंकि मैं 10 यूनिट्स कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं तो मुझे कितने मिलेंगे, 910 लाख मुझे मिल जाएंगे। यानी कि मुझे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 310 लाख का। मार्केट बायएंट रहता है और अगर मैं 10 यूनिट्स बनाता हूं तो। अगर मैं 15 यूनिट्स बनाता हूं तो फिर मेरे 1025 जाएंगे, लेकिन आएंगे कितने, 91 इंटू 15। तो थोड़ा सा कैलकुलेटर को लोड देते हैं, 91 लाख इंटू 15 यानी कि 1365 लाख। तो फिर मुझे 1365 लाख मिलेंगे। यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी मिलेगी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 340 लाख। यानी भलाई केस में अगर मार्केट बाय एंड रहता है तो फिर मुझे कितने पर जाना चाहिए, 15 यूनिट्स के कंस्ट्रक्शन पर जाना चाहिए। क्योंकि मार्केट बाय एंड रहता है तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं 310 लाख कमाऊं, और दूसरा ऑप्शन है मेरे पास कि मैं 340 लाख कमाऊं। तो जायज सी बात है मैं वो काम करूंगा जिंदगी में जिसमें 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे। यहां पर मैं 15 यूनिट्स ऑफ अपार्टमेंट बना दूंगा अगर बायएंट रहता है मार्केट तो, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट स्लगिश रहता है तो अभी भी मेरे पास चॉइस है कि मैं कंस्ट्रक्शन करूं या ना करूं। अगर 10 यूनिट्स बनाऊं या 15 यूनिट्स बनाऊं, दोनों में ही मेरा नेट लॉस है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, जीरो पर अटक जाऊंगा। लेकिन अगर मार्केट स्लगिश है पर फिर भी 2 पैसे का फायदा हो रहा है 10 यूनिट्स और 15 यूनिट्स बनाकर, तो फिर मैं वो बनाऊंगा जहां पर मेरा फायदा ज्यादा हो रहा है। यानी 10 और 15 बनाने से अगर दोनों की एनपीवी नेगेटिव आ गई तो मैं जीरो पर आकर अटक जाऊंगा, क्योंकि मार्केट कंडीशन स्लगिश है और मैंने अभी तक कंस्ट्रक्शन नहीं करा है, मैं अभी भी आगे भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर इन दोनों के नंबर जीरो से ऊपर आ जाते हैं तो फिर हम वो उठाएंगे जो सबसे हाईएस्ट है। तो अब मैं 600 लाख का आउटफ्लो करूंगा, लेकिन स्लगिश मार्केट कंडीशंस में मुझे सब कितने मिलेंगे, 75 लाख इनटू हाउ मेनी अपार्टमेंट्स, 10 अपार्टमेंट्स। यानी ये तो 750, अरे ये तो पॉजिटिव आ गया। यानी मुझे 150 लाख मिलेंगे अगर मार्केट कंडीशन स्लगिश है और मैं 10 यूनिट्स ऑफ अपार्टमेंट बनाता हूं तो ये तो पॉजिटिव आ गया। मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, और कुछ नहीं तो कम से कम मैं 10 यूनिट्स ऑफ अपार्टमेंट तो कंस्ट्रक्ट कर ही दूंगा। लेकिन अगर मैं 15 पर जाता हूं तो मेरा आउटफ्लो होगा 1025 और इनफ्लो कितना होगा, 75 इंटू 15। सो 75 इंटू 15 होगा 1125। यानी कि एनपीवी आ जाएगी कितनी, पॉजिटिव 100 इफ आई कंस्ट्रक्ट 15। तो यहां पर एनपीवी आती पॉजिटिव 100। तो अब आप बताइए अगर स्लगिश कंडीशन रहती तो भलाई किसमें, कुछ नहीं करें या कुछ करें, कुछ करें। और कुछ करें में कितने फ्लैट कंस्ट्रक्ट करें, 10 अपार्टमेंट्स कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है। अब दोस्तों ये देखना है हमें कि आखिर इन सारे प्रपोजल्स की आज कीमत क्या। तो अगर बाय एंड रहता है तो मुझे कितने मिलेंगे, 340। कब, आज से 1 साल बाद। और मैंने इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी माइनस कर लिया व्हाइल कैलकुलेटिंग 340, ठीक है। हाँ, वापस से मुझे ये निकालना है व्हाट इज द एनपीवी विथ वेटिंग ऑप्शन। तो एनपीवी विथ वेटिंग ऑप्शन में मुझे या तो 340 मिल सकते हैं अगर मार्केट कंडीशंस बायएंट रही तो, या फिर मुझे 150 मिल सकते हैं अगर मार्केट कंडीशंस स्लगिश रही तो। अब क्या क्वेश्चन ने हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ मार्केट कंडीशंस बीइंग बायएंट और व्हाट आर द चांसेस ऑफ मार्केट कंडीशंस बीइंग स्लगिश। तो सिंपल सी बात है, अगर ये प्रोबेबिलिटी है तो फिर ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। और क्वेश्चन ने हमें प्रोबेबिलिटी नहीं दी है, तो प्रोबेबिलिटी नहीं देते हुए बट क्वेश्चन ने हमें कहीं ना कहीं रिस्क फ्री रेट दे दिया है। मतलब आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि हमें यहां पर रिस्क न्यूट्रल मॉडल, द बायनोमियल मॉडल का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो अब मैं यहां पर प्रोबेबिलिटीज पता करने के लिए बायनोमियल मॉडल का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। 2 मिनट, उसके आगे का पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक बार आपको यहां पर प्रोबेबिलिटी पता चल गई तो ये हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। अब 340 मिलने की इतनी प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई कर देंगे मेमोरी प्लस, और 150 मिलने की इतनी प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई कर देंगे मेमोरी प्लस। ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। और अब हम उसकी डिस्काउंटिंग कर लेंगे फॉर 1 ईयर। तो ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट टुडे इफ वी वेट फॉर 1 ईयर, ठीक है। अब दोस्तों जो जमीन का भाव आएगा वो क्या आएगा,
तो जमीन का भाव अगर नहीं वेट करते हैं तो हमने निकाल लिया था 200 lakhs, और अगर वेट करते हैं तो कितना आएगा वो पता करना पड़ेगा। मान लीजिए वेट करते हैं तो फिर जो यहां पर एनपीवी आती 220 वही जमीन का भाव होगा, क्योंकि आपने ये निकालते वक्त आपने कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को आउटफ्लो मान लिया था और अपार्टमेंट सेल करके जो आया वो इनफ्लो मान लिया था, तो ये पूरी वैल्यू एट्रीब्यूटेबल है टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ लैंड, राइट। तो अगर मान लीजिए आप वेट करते हैं और एनपीवी 220 आती तो अब हम जमीन का भाव कितना मानेंगे 220, क्योंकि वेट करने में ज्यादा फायदा है तो फिर हम वेट करेंगे और जमीन का भाव 220 मान लिया जाएगा। लेकिन अगर वेट करके एनपीवी 180 आती तो फिर हम वेट ही क्यों करेंगे, फिर हम प्रोजेक्ट आज ही एग्जीक्यूट कर देंगे और हमारी नजरों में फिर जमीन की वैल्यू हो जाएगी 200। यानी जमीन की वैल्यू क्या होगी, आज की एनपीवी और एक साल बाद वेट करने के बाद की जो एनपीवी कैलकुलेट होती है, विच एवर इज हायर वुड बी द वैल्यू ऑफ वैकेंट लैंड। यानी सारी कृपा एक ही जगह पर अटकी हुई है कि प्रोबेबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज क्या है, और उसके लिए हमारे पास सिंपल सा रास्ता है द बाइनोमियल मॉडल, द रिस्क न्यूट्रल मॉडल। उसके लिए दोस्तों रिस्क न्यूट्रल मॉडल अप्लाई करने के लिए हमें यह देखना पड़ता है कि आज वो चीज कितने की है और कल वो चीज आखिर कितने कितने की हो सकती है। तो यहां पर वो चीज यानी कि अंडरलाइंग एसेट, और यहां पर जो अंडरलाइंग एसेट है वो है यहां पर अपार्टमेंट्स, कि अपार्टमेंट की आज वैल्यू कितनी है 80, और अपार्टमेंट आज से एक साल बाद 91 भी हो सकते हैं या फिर 75 भी हो सकते हैं। बिल्कुल जैसे हम शेयर के केस में डेरिवेटिव्स में पढ़ते थे ना कि शेयर का आज ही प्राइस है, कल इतना भी हो सकता है या फिर इतना भी हो सकता है। S0 से हम S1 और S1 को देखते थे द बाइनोमियल मॉडल में, वैसे हम प्लॉट की आज की कीमत से कल की कीमत और कल की कीमत को देखेंगे। तो आप यहां पर मैं डायग्राम बनाता हूं, आप ये देखिए। तो आज अपार्टमेंट कितने का है 80 का, सो दिस इज स्पॉट प्राइस टुडे, और ये अपार्टमेंट आज से एक साल बाद बढ़ भी सकता है या फिर कम भी हो सकता है। सो 80 से इट कुड बिकम 91 या फिर 80 से इट कुड कम डाउन टू 75। तो आप इसे इमेजिन करिए कि ये S0 है, ये S1 है और ये S1 है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर एक और चीज, और मैं ज्यूम कर रहा हूं कि डेरिवेटिव्स में आपको बाइनोमियल आपने अच्छे से कर रखा है, नहीं तो आप उसका रिवीजन पहले कर लेना फिर इसको समझना। ये है स्पॉट प्राइस टुडे। आप इसको एक काम करो, अपार्टमेंट मानना छोड़ दो, आप इसे शेयर मानिए कि एक शेयर है जो आज अवेलेबल है 80 रुपीज में। शेयर का प्राइस आज से एक साल बाद 91 रुपीज भी हो सकता है या फिर 75 रुपीज भी हो सकता है, राइट। अब दोस्तों अगर इस शेयर का प्राइस 80 से 91 हो सकता है और मान लीजिए कि ये शेयर आपको डिविडेंड दे सकता है, कितने का डिविडेंड दे सकता है 7 रुपीज का, तो आप ये मानेंगे कि मेरे आज के 80 अल्टीमेटली कितने बन सकते हैं 98, और 7 का डिविडेंड अगर हमें दोनों केस में मिल रहा है, शेयर का भाव कुछ भी हो जाए डिविडेंड इज सेम, मान लीजिए 7 रुपीज का डिविडेंड है, तो हम बोलेंगे कि शेयर का भाव कितना हो सकता है 82, यानी 80 का शेयर कुड बिकम 98 का शेयर और इट कुड बिकम 82 का शेयर। तो यहां पर हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि यहां पर परसेंटेज रिटर्न कितना मिल रहा है और यहां पर परसेंटेज रिटर्न कितना मिल रहा है। यहां के परसेंटेज रिटर्न की प्रोबेबिलिटी को हम P मान लेते हैं और यहाँ के परसेंटेज रिटर्न की प्रोबेबिलिटी को हम 1 माइनस पी मान लेते हैं, और इन दोनों को जोड़ते हुए हम इक्वेट कर देते हैं किससे, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से। यानी अल्टीमेटली हमारा फॉर्मूला हो जाता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू परसेंटेज रिटर्न ऑन दिस स्टॉक मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ राइजिंग, परसेंटेज रिटर्न ऑन दिस स्टॉक इनटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। अब जैसे 7 रुपीज का अगर शेयर डिविडेंड देने वाला है तो वो हमारे रिटर्न में ऐड होता है, वैसे ही ये जो अपार्टमेंट है ये सब रेंटल जनरेट करने वाले अपार्टमेंट है, और यहां पर दे रखा है कि रेंटल इनकम कितनी है 7 lakhs, तो अल्टीमेटली 80 lakhs का अपार्टमेंट 91 lakhs हो जाएगा, तो 11 लाख रुपए तो प्राइस एप्रिसिएशन का फायदा मिलेगा प्लस 7 lakhs रुपीज का ईयरली रेंटल भी मिलेगा। यानी जो आज 80 lakhs में अपार्टमेंट खरीदता है वो 11 lakhs यहां से कमाएगा, 7 lakhs यहां से कमाएगा, कुल कितने कमा लेगा 18 lakhs कमा लेगा। इससे रिलेटेड आपका एक डाउट आ सकता है, वो मैं थोड़ी देर बाद एड्रेस करूंगा, लेकिन फॉर राइट नाउ दिस इज द करेक्ट अप्रोच। तो हम यहां पर इस 91 को सिर्फ 91 नहीं मानेंगे, 91 प्लस 7 मानेंगे, 75 प्लस 7 मानेंगे, दिस इज 98 एंड दिस इज 82। अब आप परसेंटेज रिटर्न निकाल लीजिए 80 से 98 यानी कि 18 का एप्रिसिएशन ऑन द बेस ऑफ 80, तो ये आता है 22.5%, 22.5% रिटर्न। और नीचे अगर देखेंगे तो 2 का रिटर्न है ऑन द बेस ऑफ 80 यानी ये आता है 2.5% रिटर्न। और अब हम इसे क्या करेंगे, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो दे रखी है 10% पर एनम, उससे हम इक्वेट कर देंगे। तो यहां पर आपकी इक्वेशन बन जाएगी 0.10 बीइंग रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, 0.225 का रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी प्लस
0.025 का रिटर्न इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, इसे मैं सॉल्व करता हूं 0.225p प्लस 0.025 इंटू 1 यानी कि 0.025 ही हो जाएगा माइनस 0.025p और यहां पर आ जाएगा 0.10। अब ये 0.025 जो प्लस का है वो इस तरफ आ जाएगा माइनस होकर, तो ये बन जाएगा 0.075 इक्वल्स टू 0.225p माइनस 0.025p यानी हो जाएगा 0.20p। ओके, therefore p would be equal to 0.075 divided by 20 यानी कि आंसर आ जाएगा 0.375 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप हम लिख देंगे 0.375। इसका इंप्लाइड मीनिंग है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन हो जाएगी रिमेनिंग नंबर यानी कि 0.625। ओके, तो अब दोस्तों आप में से कुछ स्टूडेंट्स का बस एक ही डाउट आ सकता है और वो ये है कि ये 7 लाख आखिर यहाँ पर क्यों ऐड किया जा रहा है। जब हमने आज अपार्टमेंट बनाया ही नहीं तो फिर हमें 7 लाख का रेंट क्यों मिलेगा। दोस्तों ये अपने अपार्टमेंट की बात ही नहीं हो रही। हमने अपार्टमेंट भले ही नहीं बनाया बट उस लोकेलिटी में दूसरे तो अपार्टमेंट्स होंगे और अगर वो वर्थ 80 लाख के हैं आज तो कल वो 91 लाख के हो जाएंगे, यानी देयर वुड बी अ प्राइस एप्रिसिएशन ऑफ 11 लाख। लेकिन जो भी उस फ्लैट का स्वामी होगा, ओनर होगा, वो क्या सिर्फ 11 लाख कमाएगा या प्लस रेंटल इनकम भी कमाएगा, यानी उसका टोटल रिटर्न 18 बनेगा। राइट, सो वी आर टॉकिंग जनरली, हमने तो अभी तक फ्लैट कंस्ट्रक्ट भी नहीं करा है, तो हम जनरली टॉक कर रहे हैं कि 80 की चीजें 91 हो जाएंगी प्लस 7 का उस पर रेंट भी मिलेगा, यानी टोटल इनकम 22.5% आएगी। राइट, तो हमने अपार्टमेंट नहीं बनाया, ये जनरली हम देख रहे हैं कि वो चीज दूसरों की तो अवेलेबल होंगी सी, दूसरों के अपार्टमेंट होंगी सी, वो कितने अप्रिशिएट होंगे प्लस रेंटल इनकम भी मिलेगी। तो फिर प्रोबेबिलिटी आती 0.375 और 0.625। ओके, अब ये प्रोबेबिलिटी मार्केट बायएंड की और ये है स्लगिश की। अब इस प्रोबेबिलिटी को लेकर हम ऊपर चलते हैं और वैल्यूएशन कर लेते हैं। सो यहां पर बायएंड की प्रोबेबिलिटी है 0.375 और स्लगिश की प्रोबेबिलिटी है 0.625। यानी कि दोस्तों अगर मार्केट बायएंड रहा जिसके चांसेस इतने हैं तो हम 340 कमाएंगे, अगर मार्केट स्लगिश रहा जिसके चांसेस इतने हैं तो हम 150 कमाएंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटर पर करते हैं, 340 इंटू 0.375 यानी 127.5 आ रहा है मेमोरी में प्लस, फिर 150 इंटू 0.625 ये आ रहा है 93.75, इसे भी हम करेंगे मेमोरी में प्लस मेमोरी कॉल, यानी ये आ रहा है 221.25। अब ये जो 221.25 है ये हमें सब कम मिलेंगे फर्स्ट ईयर के एंड पे, क्योंकि ये असम्पशन ये कि फर्स्ट ईयर के एंड पे आउटफ्लो हो जाएगा और हमारे फ्लैट्स भी बिक जाएंगे। राइट, सो 221.25 आता है। इस 221.25 की हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, डिस्काउंटिंग कर लेंगे और डिस्काउंटिंग के लिए उन्होंने हमें रेट एकमात्र कौन सी रेट दे रखी है, रिस्क फ्री रेट 10%। सो हम डिवाइड कर लेंगे इसको 1.1 से, आंसर आता है 201.136 यानी 14 ले सकते हैं 201.14। यानी अगर हम वेट करें तो फिर एनपीवी होगी 201.14। तो डिटरमाइन द करंट वैल्यू ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड, शुड रमेश स्टार्ट कंस्ट्रक्शन नाउ और कीप द लैंड वैकेंट। अगर बंदा आज स्टार्ट करता है कंस्ट्रक्शन तो 200 कमाएगा, वैकेंट रखता है और फिर एक साल बाद करता है तो 201.14 कमाएगा, यानी ही शुड वेट फॉर 1 ईयर, ही शुड कीप इट वैकेंट। दूसरी बात, जो वैल्यू ऑफ द प्लॉट है वो हायर ऑफ द 2 हो जाएगी, 201.14 हो जाएगी। अब कुछ कुछ बच्चों के मन में एक डाउट आता है कि सर आपने यहां तो रेंट लिया लेकिन यहां पर आपने रेंट नहीं लिया। तो बच्चों यहां पर हम बना ही कब रहे हैं फ्लैट, आज बना रहे हैं, आज से 1 साल बाद, 1 साल बाद तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कब ली, 1 साल बाद, और हम कोई किराए पे नहीं चढ़ा रहे हैं, हम तो फ्लैट बेच दे रहे हैं। इज दैट, तो इसलिए हमारे केस में यहाँ पर किराया नहीं आएगा। किराया सिर्फ आप याद रख लीजिए कि सिर्फ कहां पर आएगा, रिस्क फ्री रेट को रिटर्न से इक्वेट करते वक्त आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हुआ है और ये देख लीजिए आंसर आ रहा है 201.121314। ठीक है, तो करंट वैल्यू ऑफ द वैकेंट प्लॉट यहाँ पर क्योंकि ज्यादा है तो लैंड शुड बी केप्ट वैकेंट। क्या है, क्लियर आ रहा है सबको? चलिए दोस्तों ये हमने सीखा हाउ टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन टू वेट। अगर कोई आपसे यहाँ पर पूछ लेना हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन टू वेट, तो दोस्तों अगर हम वेट नहीं करते तो हम 200 कमाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने वेट कर लिया है तो हम कमा रहे हैं 201.12, यानी ऑप्शन टू वेट की वैल्यू सिर्फ कितनी, 1.12 लाख। ओके, अब दोस्तों ये सारा ऑप्शन समझने के बाद ये 3 तरह के हमने ऑप्शंस यहां पर समझ लिए हैं।
इस तरीके से हमारा रियल ऑप्शंस इन कैपिटल बजटिंग वाला पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट और सबसे लास्ट एस्पेक्ट पर, जिसमें कि हम सीखेंगे रिप्लेसमेंट डिसीजंस के बारे में। और बस ये रिप्लेसमेंट डिसीजंस हमने समझ लिया कि हमारा एडवांस कैपिटल बजटिंग का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, रिप्लेसमेंट डिसीजंस में 3 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस आईसीआई हमसे पूछ सकता है, और इसमें से वन ऑफ द कैटेगरी तो उन्होंने 2024 में पूछ भी लिया है। रिप्लेसमेंट डिसीजन 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है रिप्लेस और कंटिन्यू ओल्ड मशीन एज ऑन टुडे, यानी डिसीजन हमें कब लेना है, आज, कि आज हम इस मशीन को, ओल्ड मशीन को रिप्लेस करें या फिर लेट्स कंटिन्यू विद द ओल्ड मशीन। ये वही सेम तरह के क्वेश्चन है जो आपने सीए इंटरमीडिएट में पढ़ रखे हैं। दूसरा होता है व्हेन टू रिप्लेस, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें रिप्लेस करना तय है बट उसका टाइमिंग तय नहीं। तो पिछले वाले में ये तय नहीं होता है कि रिप्लेस करें या ना करें, पर ये होता है तय कि बात आज की करेंगे, आज उसको रिप्लेस करें या फिर जाने दो, हम तो कंटिन्यू करेंगे। और यहां पर एक बात तय होती है कि हमें उसे कभी न कभी तो रिप्लेस करना है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आज रिप्लेस करें टुडे वर्सेस 1 ईयर लेटर वर्सेस 2 ईयर लेटर एंड सो ऑन, व्हेन टू रिप्लेस, टाइमिंग ऑफ रिप्लेसमेंट। और तीसरे तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि हम एक पर्टिकुलर एसेट खरीद कर लाते हैं। जो भी आप नई चीज खरीद कर लाए हैं वो 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स तक चल सकती है, लेकिन आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप उसे 3 साल तक चलाकर फिर रिप्लेस करना चाहते हैं, 4 साल तक चलाकर रिप्लेस करना चाहते हैं, 5 साल तक चलाकर रिप्लेस करना चाहते हैं। आप कहेंगे सर पिछले वाले में भी तो ऐसा ही था कि कब रिप्लेस करें। दोस्तों, वहां पर पिछले वाले में हमारे पास एक ओल्ड एसेट होगी और हम उसको न्यू एसेट से आज रिप्लेस करें, कल रिप्लेस करें, परसों रिप्लेस करें, वो डिसीजन है। यहां पर जो हम न्यू एसेट आज खरीदने चाह रहे हैं उसी को कितने साल बाद उसी न्यू एसेट से बार बार रिप्लेस करें, वो बात है, राइट। तो यहां पर इट्स अ वन टाइम डिसीजन व्हेन टू रिप्लेस, एंड इट्स अ लाइफ टाइम डिसीजन कि हम जो भी एसेट खरीद रहे हैं, सपोज करिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने एक लैपटॉप खरीदा, अब वो अपने एम्प्लॉयज, इन्फोसिस है, वो लाखों लैपटॉप खरीदता है और अपने एम्प्लॉयज को देता है। अब आखिर एम्प्लॉयज चाहे तो वो लैपटॉप 5 साल भी चला सकते हैं, 7 साल भी चला सकते हैं, लेकिन एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। तो Infosys is going to find out optimum replacement cycle that every how many years we should replace the laptop। तो यहाँ पर पुराने और नए लैपटॉप की बात ही नहीं है, नया लैपटॉप जो है वो हम कितने साल तक चलाकर उसको वापस से अगेन एक नए लैपटॉप से रिप्लेस कर दें, ठीक है। सो सबसे पहला कैटेगरी है रिप्लेस और कंटिन्यू ओल्ड मशीन एज ऑन टुडे। तो सपोज कीजिए कि ये एक ओल्ड मशीन है और ये एक न्यू मशीन है, और हमें ओल्ड मशीन की इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें न्यू मशीन की भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, एंड वी हैव टू डिसाइड कि क्या हमें ओल्ड मशीन ही कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इसको डिसकंटिन्यू करके वी शुड रिप्लेस टू द न्यू मशीन। यहां पर एक ही चीज ध्यान रखनी है और वो है कि हमें ऐसे केसेस में इंक्रीमेंटल अप्रोच अपनानी है कि अगर हम ओल्ड मशीन को रिप्लेस करते हैं तो इसे बेचकर कुछ पैसे आएंगे, लेकिन न्यू मशीन को खरीदते हैं तो कुछ पैसे जाएंगे, यानी इंक्रीमेंटल आउटफ्लो कितना होगा। अब क्योंकि हमने आउटफ्लो इंक्रीमेंटल लिया है तो अब हम सारे कैश फ्लोज इंक्रीमेंटल लेंगे। कैसे? हम ये देखेंगे कि एनुअली अगर पुरानी मशीन हमारी बीच होती तो हमें कितना कैश फ्लो दे देती, लेकिन अब न्यू मशीन है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, वो हमें कितना कैश फ्लो दे देगी। दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आएगा, बस वही हम इंक्रीमेंटल कैश फ्लो मानेंगे, क्योंकि नई मशीन में कितना एक्स्ट्रा जा रहा है और नई मशीन को लगाने से कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, उससे हमारा डिसीजन आ जाएगा। सिमिलरली अगर पुरानी मशीन हमारे बीच होती तो उसे बेचकर कुछ सैल्वेज वैल्यू आती, लेकिन अब न्यू मशीन हमारे बीच होगी तो उसे बेचकर कुछ सैल्वेज वैल्यू आएगी। तो इंक्रीमेंटल सैल्वेज वैल्यू कितनी आएगी और फिर उस इंक्रीमेंटल सैल्वेज वैल्यू की हम डिस्काउंटिंग कर देंगे, राइट। यानी यहाँ पर सब कुछ क्या होगा, इंक्रीमेंटल। इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीमेंटल, एनुअल कैश फ्लोज भी इंक्रीमेंटल और टर्मिनल कैश फ्लोज भी हम यहाँ पर इंक्रीमेंटल लेंगे। तो यहाँ पर आप ये देखिए, सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड मशीन टुडे कितना है, 5 लाख। सो दैट वुड बी एन इनफ्लो, यानी हम मान लेंगे कि हमें 5 लाख पुरानी मशीन को बेचकर आ जाएंगे, लेकिन नई मशीन को खरीदने में कितने जाएंगे, 25 लाख हमारे पास से चले जाएंगे, राइट। यानी नेट यहाँ पर जो इंक्रीमेंटल आउटफ्लो होगा वो होगा 20 लाख का। साथ में दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना कि आईसीआई अगर आपको सेल प्रोसीड्स ओल्ड मशीन की 5 लाख बता रहा है और बुक वैल्यू अगर नहीं बताई है आईसीआई ने कि आज इस मशीन की बुक वैल्यू क्या है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि जितने में मशीन बिक रही वो इसकी बुक वैल्यू, यानी कोई कैपिटल गेन्स टैक्स ट्रिगर नहीं होगा। लेकिन अगर आईसीआई ने अलग से बुक वैल्यू दे दी, सपोज कीजिए कि आईसीआई ने बुक वैल्यू दे दी है 4 लाख
तो हम ये मानेंगे कि वो मशीन जिसकी बुक वैल्यू 4 है वो हम कितने में बेच रहे हैं 5, तो 1 लाख का कैपिटल गेन होगा, उस पर हमें 40% के हिसाब से 40,000 टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो अब इस केस में हम बोलेंगे कि 5 लाख आएंगे लेकिन 40 जाएंगे, यानी पुरानी मशीन से नेट नेट कितने आएंगे 460 और नई मशीन में कितने जाएंगे 25 लाख। तो इंक्रीमेंटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 20,40,000। इस तरीके से ये होगा। यहाँ पर आप देखिए हमने इंक्रीमेंटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना ले लिया है 20 लाख ले लिया, क्योंकि आईसीआई ने बुक वैल्यू नहीं दी है तो हम अज्यूम कर लेंगे कि 5 लाख ही उसकी बुक वैल्यू है। अब बातें करेंगे हम इंक्रीमेंटल एनुअल कैश फ्लोज की। तो इंक्रीमेंटल एनुअल कैश फ्लोज में आप ये देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी पुरानी मशीन की 90 थी, लेकिन न्यू मशीन की कितनी है 1 लाख। पुरानी मशीन से जो प्रोडक्ट निकलता था वो 120 में बिकता था, न्यू मशीन से भी 120 में बिकेगा, लेकिन पुरानी मशीन को ऑपरेट करने की वेरिएबल कॉस्ट 55 थी, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ 50 है। पुरानी मशीन का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 6 लाख था, न्यू का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सिर्फ 2 लाख होगा। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पर 42 थी और यहाँ पर कितनी थी 40। यानी अब यहाँ पर सबसे बेस्ट अप्रोच है कि आप इसका सी फैट निकाल लीजिए, इसका सी फैट निकाल लीजिए और एट द एंड दोनों के सी फैट का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो अपन यहाँ पर कैलकुलेटर पर सी फैट कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो आप एक काम कीजिए, सेलिंग प्राइस सबसे पहले 120 टाइप कर लीजिए, माइनस इसमें से हम कर लेंगे वेरिएबल कॉस्ट 55, यानी पुरानी मशीन का कंट्रीब्यूशन था 65 पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय 90,000 यूनिट्स, यानी 58,50,000 को मैंने मेमोरी प्लस में डाल दिया। फिर इसके बाद 6 लाख रुपीज़ का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मेमोरी माइनस, फिर 42 लाख रुपीज़ का अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट मेमोरी माइनस मेमोरी कॉल, 10,50,000 आता है हमारा प्रॉफिट बिफोर नहीं कैश फ्लोज बिफोर टैक्सेस। सो 10,50,000 इज कैश फ्लोज बिफोर टैक्सेस। अब इसमें से हम कैश फ्लो बिफोर टैक्सेस में से अभी हमारा डेप्रीसिएशन माइनस करना बाकी। तो डेप्रीसिएशन कैसे निकाल लेंगे, हमने मान लिया था कि एसेट की बुक वैल्यू कितनी है 5 लाख। अच्छा, बाद में एट द एंड ऑफ द लाइफ यानी आज से कितने साल बाद 5 साल बाद ये एसेट कितने में बिक जाएगी 50,000, यानी अभी इसकी डेप्रीशिएबल वैल्यू कितनी बाकी 4,50,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, यानी कि आता है 90,000। तो 90,000 का डेप्रीसिएशन हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो ये आता है 9,60,000 इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे 40%, तो इसका 40% टैक्स माइनस कर दिया, यानी कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है वो आता है 5,76,000। इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम एड बैक कर देंगे डेप्रीसिएशन ऑफ 90,000, यानी ओल्ड मशीन का सी फैट कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स आता है 6,66,000। ये देखिए ओल्ड मशीन का 6,66,000 आता है कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। सिमिलरली हम न्यू मशीन का भी सी फैट कैलकुलेट कर लेंगे, आप वीडियो पॉज करके इसका सी फैट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर सी फैट आता है 18.56 लैक्स। हम सिंपल इन दोनों का इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज ले लेंगे, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आता है 11.90 लैक्स। ये 11.90 लैक्स हमें 1 साल तक मिलेगा या अगले आने वाले 5 साल तक मिलेगा, 5 साल तक मिलेगा। 5 साल बाद क्या होगा, अब ट्रिगर होंगे टर्मिनल कैश फ्लोज। टर्मिनल कैश फ्लो में दोस्तों अगर पुरानी मशीन हमारे बीच होती तो 50,000 में बिकती, लेकिन नई मशीन कितने में बिकेगी 3 लाख में, यानी देयर वुड बी एन इंक्रीमेंटल इनफ्लो ऑफ 2,50,000। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन फॉलो कर रहे हैं इसलिए आखिरी में बुक वैल्यू उतनी ही बचेगी जितनी सैल्वेज वैल्यू, यानी कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर आपकी बुक वैल्यू अलग आती है और सैल्वेज वैल्यू अलग है तो फिर हमें सैल्वेज वैल्यू को नेट ऑफ टैक्स लेना चाहिए ओल्ड के लिए, सैल्वेज वैल्यू को नेट ऑफ टैक्स लेना चाहिए न्यू के लिए, और फिर दोनों का डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना चाहिए, राइट। सो अभी के लिए आता है 2,50,000, ये देखिए 2.5 लाख आता है सैल्वेज वैल्यू इंक्रीमेंटल। अब हम क्या कर लेंगे, इसे मान लेंगे हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंक्रीमेंटल 20 लाख, फिर ये जो हमारे कैश फ्लोज आए हैं 11.9 लाख के इंक्रीमेंटल, हम इनकी डिस्काउंटिंग कर देंगे एट द रेट ऑफ 15% फॉर हाउ मेनी ईयर्स 5 ईयर्स, राइट। तो यहाँ पर ये देखिए 11.90 की अगर मैं 15% 5 ईयर से प्रेजेंट वैल्यू यूनिटी फैक्टर लेता हूँ इतना आता है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज आती है 39.89 लाख। दिस वुड बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल एनुअल कैश फ्लोज। अब जो टर्मिनल कैश फ्लो मिल रहा है 2.5 लाख का, उसकी मैं 15% से 5th ईयर की डिस्काउंटिंग कर दूंगा तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आती है 1.24। तो अब हम क्या कर लेंगे, 39.89 बीइंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लोज प्लस 1.24 बीइंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश फ्लो, इन दोनों को प्लस कर लेंगे और इसमें से क्या माइनस कर देंगे, हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 लाख माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आता है 21.13। और क्योंकि पॉजिटिव है इंक्रीमेंटल एनपीवी इसलिए हमें न्यू मशीन पर स्विच कर जाना चाहिए। यानी सिंपल सी बात, एक ही चीज ध्यान रखनी, सारा डेटा इंक्रीमेंटल आएगा कि मैं ओल्ड से न्यू पर स्विच करता हूं तो कितने एक्स्ट्रा जाएंगे, और ओल्ड से न्यू पर स्विच कर रहा हूं तो हर साल कितने एक्स्ट्रा आएंगे, और आखिरी में भी एक्स्ट्रा बेचकर कितने आएंगे, राइट। इफ इंक्रीमेंटल एनपीवी इज पॉजिटिव देन रिप्लेस, इफ नेगेटिव देन कंटिन्यू विद द ओल्ड मशीन। ठीक है,
अब दोस्तों इसके बाद आते हैं हम सेकंड कैटेगरी पर। इससे पहले कि मैं आपको सेकंड और थर्ड कैटेगरी बताऊं, आपको ENPV का कॉन्सेप्ट या फिर आपने उसको EAC के नाम से भी पढ़ा हुआ हो सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन है कि ENPV और EAC का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर आपको डिटेल में समझना है तो ये कॉन्सेप्ट CA इंटरमीडिएट के मैंने रिवीजन वीडियोस डाल रखे हैं। तो आप CA इंटर में कैपिटल बजटिंग चैप्टर था, जैसे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी कहते थे, तो आप CA इंटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के मेरे उस वीडियो पर जा सकते हैं और ENPV या फिर EAC टेक्निक का डिटेल आप वहां पर देख सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो। अगर आपको याद है तो मैं क्विकली आपको रिवाइज करवा देता हूं ENPV और EAC आखिर क्या होता है। तो दोस्तों, जब प्रोजेक्ट्स की अनइक्वल लाइफ होती है, यानी एक प्रोजेक्ट है जिसकी लाइफ है 2 इयर्स वर्सेस एक और प्रोजेक्ट है जिसकी लाइफ है 3 इयर्स, तो आपको ये पता होगा कि 2 इयर्स के प्रोजेक्ट की एनपीवी 3 इयर्स के प्रोजेक्ट की एनपीवी से कंपेरेबल नहीं होती है। सो एनपीवी फॉर अ 2 ईयर प्रोजेक्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली कंपेयर्ड विद एनपीवी फॉर अ 3 ईयर प्रोजेक्ट। उस केस में हम क्या करते हैं, ये जो एनपीवी है इसे कंपेरेबल बनाने के लिए इसे हम स्प्लिट कर देते हैं कि हर साल कितनी एनपीवी हमें मिल रही है, ताकि एक साल का डेटा एक साल से कंपेरेबल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये करते हैं कि सपोज कीजिए मैं यहाँ पर कुछ डेटा ले लेता हूँ, डेटा की मदद से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ENPV का कॉन्सेप्ट। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एनपीवी है 300, यहाँ पर एनपीवी है 350। तो डायरेक्टली देखा जाए तो 2 ईयर के प्रोजेक्ट में 300 है और 3 ईयर के प्रोजेक्ट में कितना है 350। अगर हम डायरेक्टली एनपीवी कंपेयर करेंगे तो ये जीतेगा, लेकिन ये चीटिंग है, ये 3 साल में कमाया है, ये 2 साल में कमाया। अब इसे कंपेरेबल बनाने के लिए हम एफएम में ऐसा नहीं कर सकते कि इसको डिवाइड बाय 2 करा और इसको डिवाइड बाय 3 करा। अगर आप इसको डिवाइड बाय 2 करके 150 बोलते हैं और अगर आप इसे डिवाइड बाय 3 करके 116.67 बोलते हैं और फिर आप इसे जिता देते हैं तो थोड़ा सा गलत है। एफएम में क्यों गलत है ये, क्योंकि 300 को डिवाइड बाय 2 करके जो आपने बोला है ना 150 पर एनम, वो 150 पर एनम नहीं है। आप हर साल 150 नहीं कमा रहे हो। इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, अगर आप हर साल 150 कमाते तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 300 थोड़े ही ना होती, उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो 300 से कम होती है। तो वो जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 300 है, अगर आपको उसका इक्वल अमाउंट निकालना है भविष्य का कि वो इक्वल अमाउंट कितना है, तो वो ना फ्यूचर वैल्यू होगी इस 300 की स्प्रेडेड ओवर 2 ईयर्स। तो हम इसको अदर वे अराउंड सॉल्व करते हैं, हम ये मानते हैं कि ये दोनों इक्वल अमाउंट है, मतलब दिस आर फॉर्मिंग एन एन्युइटी, और इस एन्युइटी का अमाउंट कितना है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 300। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर, राइट। अब यहाँ पे होता क्या है कि जनरली हमें एन्युइटी मालूम होता है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर लगाते हैं और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी पता कर लेते हैं, लेकिन ये अदर वे अराउंड केस है। यहाँ पर हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी पता है कितना है 300 और हमें पता क्या करना है ए, तो हम PVAF को यहाँ पर लाकर डिवाइड कर देते हैं। तो इसलिए ये जो ए होता है ना, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट एनपीवी। ठीक है, कि इक्विवेलेंट एनपीवी हमें हर साल कितनी मिल रही है, अगर एनपीवी इतनी मिल रही है तो हर साल की इक्विवेलेंट एनपीवी कितनी। तो इक्विवेलेंट एनपीवी का फॉर्मूला बन जाता है एनपीवी, क्योंकि पीवीए की जगह हम एनपीवी लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ENPV। तो इक्वेटेड एनपीवी बेसिकली क्या करता है, आज की एनपीवी को स्प्रेड कर देता है ओवर सम नंबर ऑफ ईयर्स। अब ऐसा करने से सपोज कीजिए कि ये आता है 140 और मान लीजिए कि जब मैंने इसको स्प्रेड करा 350 को ओवर 3 इयर्स, तो सपोज कीजिए कि ये आ जाता है 100 100 और 100। ठीक है, सपोज कीजिए नंबर्स आ गए, राइट। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस 140 और 100 को कंपेयर कर सकता हूँ और बोल सकता हूँ क्योंकि हर साल मैं यहाँ ज़्यादा कमा रहा हूँ तो इसलिए मैं इस वाले ऑप्शन पर जाऊँगा, यानी मैं ये वाला जो भी प्रोजेक्ट है मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। अब आप ये बोलेंगे पर 140 ज़्यादा है 100 से फर्स्ट ईयर में, 140 ज़्यादा है 100 से सेकेंड ईयर में, लेकिन थर्ड ईयर में तो यही प्रोजेक्ट हमें 100 दे रहे हैं ना। नहीं दोस्तों, ENPV और EAC के कॉन्सेप्ट में एक डिफॉल्ट असम्पशन होता है और वो ये होता है दैट प्रोजेक्ट्स आर रिपीटेबल इन नेचर। मतलब ये जो 2 साल वाला प्रोजेक्ट है ना, ये हर 2 साल तक रिपीट होता जाएगा टिल इनफाइनाइट ईयर्स, और ये जो 3 इयर्स वाला प्रोजेक्ट है ना, ये भी एवरी 3 इयर्स रिपीट होता चला जाएगा। विच मीन्स आपको हर बार 140 मिलेंगे, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू सपोज कीजिए कितने आती है 300 आती है। थोड़े से नंबर गलत हो गए, ये होने चाहिए 160 है ना, मतलब कुछ भी एक नंबर्स ले लो, वो 300 से ज़्यादा आएंगे, है ना, 160 राइट। और यहाँ पर अपन ले लेते हैं 120 एंड 120, राइट।
तो ये जो 160 है ना, 160 है ना, ये आपको सिर्फ 2 साल तक नहीं मिलेंगे। ये हर बार जैसे जैसे प्रोजेक्ट रिपीट होता जाएगा, हर बार वो 300 के एनपीवी जनरेट करेगा, जिसकी स्प्रेडेड एनपीवी यानी एक्सपेक्टेड एनपीवी इन द फ्यूचर 160 हमें इनफाइनाइट ईयर तक मिलती चली जाएगी। और ये 350 हमें एवरी 3 इयर्स देगा, जिसको स्प्रेड करेंगे हर साल तो 120 हमें इनफाइनाइट ईयर्स तक मिलते चले जाएंगे। मतलब 160 का कैश फ्लो का सीरीज भी इनफाइनाइट ईयर तक जाएगा और 120 का कैश फ्लो का सीरीज भी इनफाइनाइट ईयर तक जाएगा विद द डिफॉल्ट असम्पशन दैट प्रोजेक्ट्स आर रिपीटेबल इन नेचर। तो फिर 160 का स्ट्रीम ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू 120, इसलिए हम एक साल के ENPV को दोनों को कंपेयर कर लेते हैं और जिसका ज्यादा हम वो वाला प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं यहां पर हमारे नेक्स्ट एस्पेक्ट पर, व्हेन टू रिप्लेस, कब हमें रिप्लेस करना चाहिए ओल्ड मशीन को न्यू मशीन से। अब ओल्ड मशीन को न्यू मशीन से रिप्लेस करने का चॉइस हमारे पास एक है कि आज ही रिप्लेस कर दें, एक है कि चलाते हैं ना ओल्ड मशीन 1 साल चलाते, देन वी आर गोइंग टू रिप्लेस विद द न्यू मशीन। दूसरा ऑप्शन है चलो 2 इयर्स तक चलाते ओल्ड मशीन एंड देन वी आर गोइंग टू रिप्लेस इट विद द न्यू मशीन, राइट। तो इस सिचुएशन के लिए दोस्तों मैंने यहां पर आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है। सपोज कीजिए वी हैव टू डिसाइड ओके व्हेन टू रिप्लेस द ओल्ड मशीन, आखिर हमें कब रिप्लेस करना चाहिए ओल्ड मशीन से, है ना। तो मैं काम करता हूं ये वाला टॉपिक क्योंकि मैंने बाद में देखा है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होगा, इसको बाद में समझते हैं। पहले अपन ये वाला समझ लेते हैं ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल वाला, ठीक है। ये आपके लिए रिलेटिवली इजी होगा इसलिए मैंने उसको एग्जाम्पल पहले दे दिया। कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल, इसका मतलब यह है कि सपोज कीजिए कि मैं एक सेल फोन आज या फिर कोई सी भी एक एसेट में आज खरीद कर लाया, अब चाहूं तो मैं इस सेल फोन को लगभग 10 साल भी चला सकता हूं, है ना। बट आपको भी मालूम है कि 6th ईयर 7th ईयर 8th ईयर 9th ईयर में इसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी, राइट। तो हम यहाँ पर किसी भी एसेट को उसके लाइफ के एंड तक टच नहीं करते। ये बिल्कुल वैसा ही कि जैसे अपने घर पर अगर एक गाड़ी रखी तो चाहो तो उसको 20 साल तक चला लो, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद समझदारी होती है कि इतना खर्चा लगता है गाड़ी में कि इट इज बेटर टू रिप्लेस इट विद द न्यू मशीन, राइट। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू रिप्लेस दैट एसेट। तो यहां पर सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप मल्टीपल सिचुएशंस कंसीडर कर लीजिए। कैसे मल्टीपल सिचुएशंस? जो आप आज एसेट नई एसेट लेकर आ रहे, आप एक असम्पशन ले लीजिए कि अगर मैं उसे 1 ईयर ही चलाता हूं और बेच देता हूं तो क्या होगा, यानी फिर उस केस में आपको देखना पड़ेगा 0th ईयर में मेरा एक आउटफ्लो जा रहा है, बट 1st ईयर में उस एसेट से मैं कुछ कैश फ्लो जनरेट करूंगा, यानी मैंने मशीन खरीदी तो कुछ कैश फ्लो जनरेट होगा और बाद में 1st ईयर में वो एसेट बिक जाएगी। आप इसकी एनपीवी निकाल लीजिए, राइट। ये हो गई एनपीवी इफ मशीन इज रन फॉर 1 ईयर। अब आप इसके बाद आइए सेकेंड असम्पशन पर, इफ वी ऑपरेट द मशीन फॉर 2 इयर्स, अगर हम 2 साल के लिए मशीन को ऑपरेट करें तो क्या होगा, तो 0th ईयर में आउटफ्लो होगा, लेकिन 1st ईयर में हमें सीफैट मिलेगा उस मशीन को चलाकर, 2nd ईयर में भी सीफैट मिलेगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिलेगा मशीन को चलाकर, और फिर 2nd ईयर के एंड में हम मशीन को बेच देंगे। आप इस वाले ऑप्शन की भी एनपीवी निकाल लीजिए। ये हो गई एनपीवी इफ मशीन इज रन फॉर 2 इयर्स। Similarly, you can calculate NPV if machine is run for 3 years. You can calculate NPV if machine is run for 4 years. अब आपके पास 4 NPV आ गए। If machine is run for 1 year, if machine is run for 2 year, run for 3 year, run for 4 year, और चारों NPV आ गए। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर EAC ENPV जैसा कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि ये जो चारों NPVs है कंपेरेबल नहीं है। अगर मैं 1 साल चलाकर मशीन को बेच दूं तो जो NPV आएगी वो अलग आ रही है, और 2 साल चलाकर बेचूं तो अलग आएगी। अच्छा, 2 साल चलाकर बेच दिया, अब कभी जिंदगी में मशीन नहीं खरीदूंगा, या हर 2-2 साल में मैं उस चीज को रिपीट करता जाऊंगा, या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है कि हर 3 साल चलाऊं फिर से उस मशीन को बेचूं, वापस से वही नई मशीन लेकर आऊं, रिपीट कर दो, यानी प्रोजेक्ट्स आर रिपीटेबल इन नेचर। यहाँ पे सिंपल से टिप है, अगर ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले डिफरेंट असम्पशन में आप एनपीवी निकाल लीजिए। इफ मशीन इज रन फॉर 1 ईयर, हाउ मच इज द एनपीवी, 2 ईयर, हाउ मच इज द एनपीवी, और सारी एनपीवी को कन्वर्ट कर देंगे इनटू ईएनपीवी। और अब जिस वाले ऑप्शन की ईएनपीवी सबसे हाईएस्ट आएगी, सपोज कीजिए कि 3 इयर्स वाले ऑप्शन की एनपीवी सबसे हाईएस्ट आ रही, तो हम बोल देंगे मशीन का ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल है 3 इयर्स, राइट दोस्तों। उस पर बेस्ड मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर कॉस्ट ऑफ एसेट है 15 लाख का आउटफ्लो,
और हमें फर्स्ट ईयर में सी फैट मिलता है 7,50,000। अब आप चाहें तो फर्स्ट ईयर के एंड में बेच दें, आपको 11 लाख मिल जाएंगे। अगर आप नहीं बेचते हैं फर्स्ट ईयर के एंड में, यू कैन कंटिन्यू द मशीन फॉर सेकंड ईयर, आपको इतना मिलेगा, देन यू कैन सेल द मशीन एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। अगर आप सेकंड ईयर में भी नहीं बेचते हैं, देन यू कैन कंटिन्यू द मशीन फॉर थर्ड ईयर, फिर आपको 3,50,000 मिलेंगे, एंड देन यू कैन सेल द मशीन। एंड नाउ यू हैव टू डिसाइड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स शैल वी रिप्लेस द एसेट। तो आपको यहाँ पर अजम्पशंस लेने, इफ रिप्लेस आफ्टर एवरी 1 ईयर, तो फिर उस केस में 15 लाख का आउटफ्लो होगा, 7,50,000 और 11 लाख का इनफ्लो होगा। फिर ये आगे की कैश फ्लोज आपको नहीं मिलेंगे, आगे की सैल्वेज वैल्यू भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अब आप सिंपल क्या कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। करिए मेरे साथ कैलकुलेट, 7,50,000 प्लस 11 लाख, 18,50,000 डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग रेट इज 10% डिवाइडेड बाय 1.1, ये आ रहा है 168181, और इसमें से 15 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे, तो ये आ गई एनपीवी। अब एनपीवी को हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू ईएनपीवी। तो एनपीवी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एनईडी फैक्टर गिव्स यू ईएनपीवी। अब यहाँ पर एनईडी फैक्टर सिर्फ 1 साल का ही लगेगा, तो एनईडी फैक्टर 1 साल का और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 साल का एक ही बात होती है, डिवाइडेड बाय 0.909 कर देंगे, तो डिवाइडेड बाय 0.909, यानी कि आपको 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख हर साल मिलेंगे, है ना। वो 2 लाख हमने स्प्रेड कर दिया है। यहाँ पर अजम्पशन ये है कि ये मशीन हम 1 साल चलाकर रिप्लेस करेंगे, फिर से हम इसी मशीन को खरीदेंगे, तो फिर से उसकी एनपीवी 1818 आएगी, जिसको भविष्य में फेंकेंगे, तो ये 2 लाख 2 लाख 2 लाख हमें हर साल मिलता जाएगा इफ यू रिप्लेस द मशीन आफ्टर एवरी 1 ईयर्स। इफ़ वी रिप्लेस द मशीन आफ्टर 2 ईयर्स, तो फिर क्या होगा, 15 लाख का आउटफ्लो होगा, ये सी फैट मिलेगा, जी हाँ ये वाला सी फैट मिलेगा। लेकिन अब आप मशीन को बेचेंगे नहीं, बेचेंगे तो सेकंड ईयर में चलाएंगे कैसे, तो सेकंड ईयर में चलाएंगे और फिर हम मशीन को बेचेंगे, और क्योंकि आपने सेकंड ईयर में मशीन को बेच दिया तो ना थर्ड का कैश फ्लो मिलेगा ना थर्ड की सैल्वेज वैल्यू। अब अपन इन सभी को डिस्काउंट कर लेते हैं, फटाफट कीजिए, 7,50,000 डिवाइडेड बाय 1.1, मेमोरी प्लस 6 लाख प्लस 8,25,000 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल मेमोरी प्लस मेमोरी कॉल माइनस 15 लाख रुपीस, यानी कि एनपीवी आती है 359504। ये देखिए 359504, मैंने बिना देखे बोला था कैलकुलेटर, तो 359504 आ गया। अब हम इस 359504 की जो एनपीवी इसको 2 ईयर्स में स्प्रेड कर देंगे, तो मैं 359504 को मेमोरी प्लस में डाल रहा हूँ, मैं 2 ईयर्स के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकाल रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल और इक्वल। तो अब मैं अगर इनको जीटी करता हूँ तो आंसर कुछ अलग आएगा, क्योंकि मेरे पहले से ही कैलकुलेशन चल रहे थे, राइट। तो मैं मेमोरी वाले कैलकुलेशन को हटाना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल, और अब मैं जीटी करता हूँ तो आ रहा है 1.7355, और मैं क्या करूँगा, इस एनपीवी को 359504 को स्प्रेड कर दूंगा मैं ओवर 2 ईयर्स। तो एक तरीके से मैं हर साल 207,143, क्योंकि मैं आज इतना कमा रहा हूँ यानी मैं हर साल इतना कमा रहा हूँ, और क्योंकि मैं हर 2-2 साल में प्रोजेक्ट रिपीट करूंगा तो हर 2-2 साल की एनपीवी आएगी, जिसको स्प्रेड करूंगा तो मैं जिंदगी भर इतना कमाऊंगा। तो अब जिंदगी भर 2 लाख कमाना ज़्यादा अच्छा है, 207,143 207,143। वैसे ही 3 ईयर में जाएंगे तो 157, तो ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल हो जाएगा यहाँ पर 2 ईयर्स, राइट। आपको ऐसा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द ईएनपीवी, दैट वुड बी 2 लाख 207,143 157 विच एवर इज हायर हम यहाँ पर लिख देंगे। एक छोटी सी बात ध्यान रखना, कभी कभी ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल में आईसीआई क्या करता है, रेवेन्यूज नहीं देता है, बोलता है रेवेन्यूज तो हमेशा इक्वल होंगे, सिर्फ कॉस्ट के बेसिस पर डिसीजन लो। तो उस केस में ये 15 लाख भी आपका आउटफ्लो है, और जो इसकी रनिंग कॉस्ट लगेगी दैट वुड ऑल्सो बी योर आउटफ्लो। सैल्वेज वैल्यू कुछ इनफ्लो हो जाएगा, हालांकि वो छोटा मोटा होगा, नेट नेट जो आपकी एनपीवी आएगी ना वो आपकी कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करेगी। वैसे ही जब आप 2 साल चलाएंगे और उसके एनपीवी निकालेंगे वो भी कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करेगी, और जब आप कॉस्ट स्प्रेड करेंगे तो वो आपकी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट बता देगा, वहां पर डिसीजन क्राइटेरिया हो जाएगा। आप समझदार हैं, सबसे कम जहां पर इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट लगेगी उसे हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हमने समझा कि ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल वाला क्वेश्चन आखिर किस तरीके से होगा। अब हम आते हैं व्हेन टू रिप्लेस। तो ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल में समझ में आया, हम उसी एसेट को बार बार खरीदते हैं, लेकिन व्हेन टू रिप्लेस में हमारे पास एक ओल्ड एसेट हाल फिलहाल होती है, एंड वी हैव टू डिसाइड कि अब इसको रिप्लेस आज करें, आज से 1 ईयर लेटर करें, आज से 2 ईयर लेटर करें, एंड सो ऑन। तो व्हेन टू रिप्लेस वाला एग्जांपल मैं अब आपको दिखाता हूं, व्हेन टू रिप्लेस द ओल्ड मशीन। तो दोस्तों यहां पर व्हेन टू रिप्लेस द ओल्ड मशीन के लिए मैं एक क्वेश्चन ही ले लेता हूं जो कि आईसीआई की स्टडी मटेरियल से, तो अपना क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा। ए एंड कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग वेदर टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग मशीन और टू स्पेंड मनी ऑन ओवरहॉलिंग इट। तो ये सोच रहे हैं कि क्या करें, मशीन को आज ही रिप्लेस कर दें या फिर थोड़ा कंटिन्यू करें ओवरहॉल करके।
ए एंड कंपनी करंटली पेज नो टैक्सेस, और क्योंकि टैक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है तो डेप्रिसिएशन का भी कोई रोल नहीं रहता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का सिर्फ एक ही रोल होता है, वो माइनस होता है, टैक्स निकलता है फिर से एडबैक हो जाता है, सिर्फ टैक्सेशन पर्पज से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, वही नहीं है तो डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं। द रिप्लेसमेंट मशीन कॉस्ट ₹90,000 नाउ and requires maintenance of ₹10,000 at the end of every year for 8 years। तो दोस्तों हमारी जो ओल्ड मशीन है उसकी कहानी नहीं लिखी है, ये जो यहाँ पर इन्होंने हमें कहानी बताई है ना, ये रिप्लेसमेंट मशीन की, न्यू मशीन की बताई है कि आप अगर न्यू मशीन खरीदते हैं तो वो आज आपको कितने में पड़ेगी 90,000, और हर साल उसके मेंटेनेंस पर आपको 10,000 खर्चा करना पड़ेगा, कितने साल तक, 8 साल तक। At the end of 8 year, it will have a salvage value of ₹20,000 and would be sold। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की कहानी है, ये है न्यू मशीन की कहानी। The existing machine requires increasing amount of maintenance each year and its salvage value falls each year as follows। तो जो existing machine है वो अगर आप आज बेच देंगे तो आपको ₹40,000 मिल जाएंगे। आपने मन बनाया कि नहीं मुझे आज नहीं बेचना है, तो फिर चलाइए आप उसे 1 साल तक। उस 1 साल में आपको मेंटेनेंस का आउटफ्लो कितना इनकर करना पड़ेगा 10,000, है ना, ये 40 आपको मिलने वाले नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ फिर आप मशीन को बेचेंगे, ओल्ड मशीन को, तो सिर्फ कितने मिलेंगे 25। आपका मन है नहीं यार मैं ना आज बेचूं ना कल, मैं तो इसे 2 साल तक चलाऊंगा, तो फिर 2 साल तक का आपको खर्चा इनकर करना पड़ेगा, एंड देन यू वुड बी एबल टू सेल एट 15,000। आपका मन किया नहीं यार मैं 2 साल तक नहीं बेच रहा, मैं तो 3 साल चलाऊंगा फिर बेचूंगा, तो फिर 10, 20, 30,000 आपको मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगी और मशीन बिक जाएगी कितने में 10 में। आपका मन किया नहीं यार मैं तो 3 साल में तो पूरा खींच दूंगा मशीन को, तो फिर 10, 20, 30, 40,000 का मेंटेनेंस कॉस्ट लगा और आखिरी में बिकेगी कितने में 0 में। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर एंड कंपनी 15% होगी, डिस्काउंटिंग रेट रिक्वायर्ड। व्हेन शुड द कंपनी रीप्लेस द मशीन, बस हमें बताना है कि मशीन को कब, कंपनी को मशीन को कब रिप्लेस करना चाहिए। अब दोस्तों हमें समझना ये है कि आखिर हम इसका इवैल्यूएशन कैसे करें। तो हमने जैसा कि देखा ऑल इन ऑल वी हैव हाउ मेनी ऑप्शंस, वी हैव 5 ऑप्शंस, है ना। सबसे पहले ऐसे केसेस में हम न्यू मशीन को सॉल्व कर लेते हैं और ये देखते हैं कि न्यू मशीन की एनपीवी क्या है। तो न्यू मशीन आज कितने रुपीस का आउटफ्लो मांगेगी 90,000 का, राइट। और हर साल फिर से अगेन कितना आउटफ्लो होगा 10,000 का आउटफ्लो होगा फॉर हाउ मेनी ईयर्स 8 ईयर्स, ठीक है। और बाद में 20,000 में बिक जाएगी। तो हम सबसे पहले न्यू मशीन की एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि पूरे क्वेश्चन में रेवेन्यू एक्सेट्रा कुछ भी नहीं है, जो है वो सब कॉस्ट के बेसिस पर डिसाइड होना है। तो हम सबसे पहले न्यू मशीन की एनपीवी कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो स्टेप नंबर 1 इज टू कैलकुलेट एनपीवी ऑफ न्यू मशीन कैश फ्लोज। तो न्यू मशीन आज 90,000 की आ रही है, हर साल 10,000 का आउटफ्लो लगेगा फॉर 8 ईयर्स, और 8th ईयर के एंड में कितने में बिक जाएगी 20,000। हम इन सभी की डिस्काउंटिंग कर देंगे एट द रेट ऑफ 15%। तो एनपीवी कितनी आती 128,335। तो ये तो आपको प्रिटी क्लियर है कि हमने न्यू मशीन की एनपीवी निकाल ली। अब हमें बात करनी है ओल्ड मशीन की, है ना। तो दोस्तों यहां पर देखिए अपनी थॉट प्रोसेस आखिर क्या है। अगर मैं यहां पर आता हूं, I have all in all 5 alternatives. Alternative 1 है if I replace the machine immediately. Alternative 2 है replace after 1 year, replace after 2 years and so on. अगर मैं immediately replace करता हूं तो ये रही हमारी पुरानी मशीन हम बेच देंगे और अब हर साल हमारी न्यू मशीन चलेगी। लेकिन अगर मैं रिप्लेस करता हूं आफ्टर 1 ईयर तो फिर ये पुरानी मशीन चलेगी अभी 1 साल तक एंड देन विल गो फॉर न्यू मशीन, ठीक है। लेकिन अगर मैं रिप्लेस का मन बनाता हूं आफ्टर 2 ईयर्स तो हमारी ओल्ड मशीन चल रही है फॉर 2 ईयर्स एंड देन फिर न्यू मशीन चलेगी, राइट। अगर मैं रिप्लेस करता हूं आफ्टर 3 ईयर्स तो फिर ये देख पा रहे हैं आप ओल्ड मशीन चलेगी फॉर 3 ईयर्स एंड देन न्यू मशीन विल स्टार्ट। अगर मैं रिप्लेस करता हूं यहाँ पर 4 आना चाहिए, अगर मैं रिप्लेस करता हूं आफ्टर 4 ईयर्स तो फिर पूरे 4 साल तक ओल्ड मशीन ही चलेगी और न्यू मशीन अभी पिक्चर में नहीं आएगी, ठीक है। दोस्तों अब ये देखना है कि एक बात तो यहां पर बिल्कुल तय है, वो बात ये तय है कि मुझे न्यू मशीन पर तो स्विच होना ही होना है, राइट। मतलब न्यू मशीन तो मेरी किस्मत पे लिखी हुई है, बस ये है कि 0th ईयर पर से न्यू मशीन शुरू हो जाएगी या 1st ईयर से या 2nd ईयर से या 3rd ईयर से या फिर 4th ईयर से, राइट। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पर न्यू मशीन ही अब हमारी कंपनी में रहेगी, है ना। अब मैं दोस्तों यहां पर क्या करूंगा, जो वेरियस ऑल्टरनेटिव्स हैं उसमें जो ईयर्स हैं जहां पर कुछ डिफरेंट होने वाला है
वो सिर्फ अप टू 4 ईयर्स, जिसमें कि मैं अगर आज ही रिप्लेस कर दूं तो पूरे के पूरे 4 साल तक न्यू मशीन रहेगी। मैं 1 साल बाद रिप्लेस करता हूं तो 1 साल तक ओल्ड रहेगी, बाद के 3 साल न्यू रहेगी। अगर ऐसे ही मैं स्ट्रेच करके 4 साल तक पुरानी मशीन को खरीदता हूं तो पुरानी मशीन रखता हूं तो 4 साल तक पुरानी रहेगी, लेकिन उसके बाद न्यू रहेगी। यानी एक बात तय रही कि अगर मैं वेरियस ऑल्टरनेटिव्स देख रहा हूं, तो 5th ईयर एंड ऑनवर्ड्स एक ही चीज है मेरी किस्मत में, और वो है न्यू 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 न्यू, जिसमें मैं अगर 4 साल तक पुरानी मशीन रखता हूं तो 4 साल तक ओल्ड 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 चलती है और फिर न्यू चलती है। अगर मैं 3 साल पे रिप्लेस कर देता हूं तो फिर 3 साल तक ओल्ड 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 चलती है और फिर न्यू चलती है। यानी जो मेरी जिंदगी डिफरेंट है ना वेरियस ऑल्टरनेटिव्स में, वो सिर्फ और सिर्फ अप टू 4 ईयर है। 5th ईयर एंड ऑनवर्ड्स तो न्यू 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 है, राइट। तो अब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर न्यू को कंसीडर ना करूं और सिर्फ ओल्ड ही ओल्ड को कंसीडर करूं, तो फिर ओल्ड वालों की ना लाइफ डिफरेंट आती है, क्योंकि ओल्ड में मैं अगर इसी ऑप्शन को कंसीडर करूं तो ओल्ड तो अभी बिक जाएगी, इस ऑप्शन को कंसीडर करूं तो ओल्ड 1 ईयर तक चलेगी, इस ऑप्शन को कंसीडर करूं तो बस ओल्ड 2 ईयर तक चलेगी। तो इन हर ऑप्शन की लाइफ डिफरेंट आ जाती है ना। इन लाइफ को मैं सेम बना दूंगा। कैसे सेम बना दूंगा? चलो सेम बना देते हैं। अगर आज रिप्लेस करोगे तो अगले 4 साल तक न्यू मशीन चलाना, अगर 1 साल बाद रिप्लेस करते हो तो 3 इयर्स तक न्यू मशीन चलाना, 2 इयर्स बाद रिप्लेस करते हो तो 2 ईयर तक न्यू मशीन चलाना, 3 ईयर बाद रिप्लेस करते हो तो फिर 1 ईयर तक न्यू मशीन चलाना, और 4 साल बाद रिप्लेस करते हो तो बस 4 ही साल तक ओल्ड मशीन चलाना। अब ये सारे जो ऑल्टरनेटिव्स हैं इन सब की लाइफ इक्वल हो गई है, और मैं बस इन 4 साल के कैश फ्लोज की एनपीवी निकाल लूंगा। यहाँ पर भी 3 साल ओल्ड चलाऊंगा, 1 साल न्यू चलाऊंगा, और 4 साल के कैश फ्लोज की एनपीवी निकालूंगा। यहाँ पर भी 2 ईयर्स तक ओल्ड चलाऊंगा, 2 ईयर न्यू चलाऊंगा, उसकी एनपीवी निकाल लूंगा। यहाँ पर भी 3 ईयर तक ओल्ड चलाऊं, यहाँ पर भी मैं 3 ईयर तक ओल्ड चलाऊंगा, और एक मिनट, मैंने यहाँ पे 3 + 1 कर दिया, इट इज़ 1 + 3। यहाँ पर मैं 3 ईयर तक ओल्ड चलाऊंगा, 1 ईयर न्यू चलाऊंगा, उसकी एनपीवी, और यहाँ पर मैं 4 ईयर तक ओल्ड चलाऊंगा और उसकी एनपीवी। और अब इन सबकी एनपीवीज कंपेरेबल होगी क्योंकि सारे ऑप्शंस की लाइफ इक्वल है, राइट। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले अब न्यू मशीन को सॉल्व कर लेते हैं, और न्यू मशीन की क्या हमने एनपीवी निकाल ली, जी हाँ। लेकिन कहीं पर तो हम न्यू मशीन पूरे 4 ईयर्स चला रहे, कहीं पर 3, कहीं पर 2, कहीं पर 1, कहीं पर नहीं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यू मशीन की ईएनपीवी निकाल लेनी पड़ेगी, ताकि ये पता चल जाए कि हर साल मुझे कितना 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 कैश फ्लो मिलता है न्यू मशीन से। तो मैं इस एनपीवी को कन्वर्ट कर दूंगा इनटू ईएनपीवी, और वो आ गया 28,600, राइट। अब आप इन ऑप्शंस को देखिए, यहाँ पर आई एम गोइंग टू डेवलप वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, रिप्लेस इमीडिएटली, आफ्टर टू, आफ्टर, एंड सो ऑन, राइट। The concept is life of all these alternatives will be kept the same, which will be equal to the maximum possible life of old machine. तो हमारे केस में जो maximum possible life है old machine की, अगर वो 3 years है तो हम जो alternatives बनाएंगे उसमें maximum life कहाँ तक जाएगी, 3। अभी अपने केस में क्वेश्चन में 4 तक है, हम 4 तक जाएंगे, राइट। तो सबसे पहला ऑप्शन है लेट्स रिप्लेस इमीडिएटली। उस केस में आपको ओल्ड मशीन को बेचकर कितने आ जाएंगे, 40। और अब न्यू मशीन की कहानी शुरू हो जाएगी। तो न्यू मशीन आपको हर साल कितने देती है, 28,600, 28,600, 28,600। ये आपको कितने साल तक मिलेंगे, 4 साल तक, ठीक है। और अब आप क्या कर लेंगे, इस पूरे की एनपीवी निकाल लेंगे। तो एनपीवी इफ वी रिप्लेस इमीडिएटली कितना आता है, 41,652, और इस ऑप्शन की लाइफ कितनी होगी, 4 ईयर्स। सेकेंड ऑप्शन है कि हम इस मशीन को रिप्लेस कर दें आफ्टर 1 ईयर। तो फिर उस केस में आपको फर्स्ट ईयर का मेंटेनेंस का कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, और फर्स्ट ईयर बाद ओल्ड मशीन बिकेगी कितने में, 25 में। और अब न्यू की कहानी शुरू हो जाएगी। न्यू आपको हर साल कितने देती है, 28,600, 28,600, 28,600। अब आप इन सब की एनपीवी निकाल लेंगे, और वो एनपीवी आती है 43,739, ठीक है। तो अगर मैं आज रिप्लेस कर देता हूं तो 4 साल में मैं 41,652 की कॉस्ट इनकर करूंगा, ध्यान रखिएगा ये सब कॉस्ट है। और अगर मैं 1 साल बाद रिप्लेस करता हूं तो मेरी कॉस्ट कितनी इनकर होगी, 43,739। तो बेहतर है कि फिर आज ही रिप्लेस कर लूँ, आगे भी ऑल्टरनेटिव देखते हैं। अगर मैं 2 ईयर बाद रिप्लेस करता हूँ तो फिर मेरा फर्स्ट ईयर का मेंटेनेंस भी जाएगा ओल्ड का, और सेकंड का भी मेंटेनेंस जाएगा ओल्ड का, और सेकंड ईयर में ही मशीन इतने में बिक जाएगी, और फिर थर्ड और फोर्थ ईयर में न्यू की कहानी शुरू हो जाएगी। तो इसकी एनपीवी कितनी आती है, 47,633। मतलब ये तो और ज़्यादा कॉस्ट लग रही। चलो मैं रिप्लेस करता हूँ आफ्टर 3 ईयर्स। उस केस में 3 साल तक पुरानी मशीन का मेंटेनेंस जाएगा, 3 ईयर्स लेटर पुरानी मशीन बिक जाएगी, और फोर्थ ईयर में अब न्यू मशीन की कॉस्ट लगनी शुरू हो जाएगी। तो अब कॉस्ट कितनी लगती है, 53,321। अगर मैं 4 ईयर्स बाद रिप्लेस करता हूँ तो सब कुछ पुरानी मशीन का चलेगा, पुरानी मशीन 0 में बिक जाएगी, और कॉस्ट कितनी लगेगी, 66,414। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें डायरेक्टली एनपीवी को कंपेरेबल करना है, क्योंकि हर ऑप्शन की लाइफ कैसी, इक्वल। इट इज 66, इट इज 53, फिर 47, 43,
3 एंड देन 41, तो कौन जीता है यहाँ पर 41, यानी डिसीजन आता है रिप्लेस इमीडिएटली। अब आप बस यही सोच रहे हैं कि यहाँ पर ओल्ड प्लस न्यू को आखिर मिक्स क्यों करा, तो आप एक काम कीजिए, कंपनी का पूरा लाइफ टाइम देखिए। ये जो ओल्ड मशीन है बहुत ज़्यादा समय तक साथ नहीं निभाने वाली, या तो आप आज इसे बेच दोगे या फिर 1 साल बाद बेच दोगे, नहीं तो 2 साल बाद, नहीं तो 3 साल बाद, यानी आगे जाकर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, न्यू मशीन लिखा है। यानी कैश फ्लोज बियॉन्ड 4 years विल बी द सेम एज EAC न्यू अक्रॉस ऑल ऑल्टरनेटिव्स being same, hence irrelevant for decision and hence ignored। यानी फिफ्थ ईयर, बताइए इस ऑप्शन में फिफ्थ ईयर डिफरेंट होगा क्या? नहीं, इस ऑप्शन में फिफ्थ ईयर में न्यू ही है, इस ऑप्शन में भी फिफ्थ ईयर में न्यू है, फिफ्थ ईयर में न्यू है, यानी पांचवा साल और 5वें साल के बाद वाले सारे साल में 28,600 हमारी किस्मत में लिखे हुए, चाहे मैं इस ऑप्शन पे जाऊं, इस ऑप्शन में जाऊं, इस ऑप्शन, यानी आप इमेजिन कर पा रहे हो टाइमलाइन इनफाइनाइट ईयर तक की, फिफ्थ ईयर से लेकर इनफाइनाइट ईयर तक हर ऑल्टरनेटिव में सेम है कि न्यू मशीन है, तो उसको इग्नोर कर दो। सिर्फ डिसीजन कहां तक लो, जहां तक आपके कैश फ्लोज डिफर कर रहे हैं। तो अगर आप आज रिप्लेस करते हो तो फिर ओल्ड मशीन का और अगले 4 साल तक न्यू, 1 साल बाद करते हो तो ओल्ड मशीन का 1 साल का और अगले 3 साल तक न्यू के EAC। इज दैट क्लियर? तो आपने 4 years की लाइफ सबकी इक्वेट कर दी। अब आप सबकी एनपीवी निकाल दीजिए, जिसकी एनपीवी सबसे कम आ रही कॉस्ट की टर्म्स में वो जीतेगा। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है एनपीवी, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है कि कहाँ लिखा है answer, the company should replace the old machine immediately because the present value of cost of replacing the old machine with the new machine is least, right? दोस्तों वो जो मैंने यहाँ पर आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया है समझने के एंगल से अच्छा है, राइट? आप इसका आखिर एग्जाम प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है, आप देख लीजिए। सबसे पहले आप न्यू मशीन की एनपीवी और EAC कैलकुलेट करेंगे। तो न्यू मशीन 90 की आ रही है, हर साल 10,000 लगा रही फॉर 8 years, इतना मिलेगा। तो ये आ गई न्यू मशीन की एनपीवी, और अब आप इस एनपीवी में ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज वैल्यू का और एडजस्टमेंट कर दीजिए, ये आ गई फाइनल एनपीवी, और एनपीवी से हम क्या निकाल लेंगे, EAC बाय डिवाइडिंग बाय प्रेजेंट वैल्यू एंड 80 फैक्टर। ओके, अब आप क्या करेंगे, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट करते जाएंगे, रिप्लेस इमीडिएटली। तो 0th ईयर में आप पुरानी मशीन बेच देंगे, 40 आएंगे। अब 1 2 3 4 चारों साल तक 28,600, तो उसकी हमने यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू एनईटी लगाकर 81,652 निकाल लिया माइनस 40,000, यानी न्यू मशीन को आज ही इमीडिएटली रिप्लेस कर देता हूँ, और फिर ओल्ड मशीन 4 साल तक जो चलती है उन सब का फाइनल नंबर आ रहा है 41,652। अगर मैं 1 साल बाद रिप्लेस करता हूँ तो फिर 1 साल में ओल्ड मशीन का मेंटेनेंस कॉस्ट, 1 साल बाद मशीन कितने में बिकेगी, और फिर 2nd 3rd 4th ईयर में न्यू मशीन आ जाएगी, राइट? तो ये आ गई एनपीवी इफ वी रिप्लेस आफ्टर 1 year, ये आ गई एनपीवी इफ वी रिप्लेस इमीडिएटली। उसी तरीके से आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years एंड आफ्टर 4 years। इज दैट क्लियर दोस्तों? ये हमने यहाँ पर एडवांस कैपिटल बजटिंग का रिप्लेसमेंट से रिलेटेड पोर्शन भी कंप्लीट किया। मैं आपको चीजों को समराइज कर देता हूँ। 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे रिप्लेसमेंट डिसीजन से। एक वो रिप्लेसमेंट डिसीजन जिसमें कि आज ही वो बोलेंगे कि अब तो हमें आप आज ही बताओ कि आज रिप्लेस करना है, नहीं तो हम इंक्रीमेंटल अप्रोच पर चले जाएंगे, ठीक है? सारी चीजें इंक्रीमेंटल, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंक्रीमेंटल, एनुअल कैश फ्लोज इंक्रीमेंटल और सेल्वेज वैल्यू इंक्रीमेंटल। दूसरे तरह के क्वेश्चन आएंगे जो बोलेंगे हम एक न्यू एसेट खरीद रहे हैं बट वी आर अनश्योर कि इसको हर 2 years में रिप्लेस करें या फिर हर 3 years में या फिर हर 4 years में। तो आप एक काम करना, वेरियस अजम्पशन लेना, ये मैं ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। आप अजम्पशन लेना कि अगर मैं 2 years में रिप्लेस करता हूं एनपीवी कितनी, अगर मैं 3 years में चलाता हूं न्यू मशीन को फिर बेचता हूं एनपीवी कितनी, अगर मैं 4 years चलाता हूं फिर बेचता हूं एनपीवी कितनी, और अब उन एनपीवीज को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देना, ठीक है? ईएनपीवी में कन्वर्ट कर देना। जहां ईएनपीवी ज्यादा हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर कॉस्ट की टर्म्स में बात होगी तो जहां कॉस्ट कम हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए 3 years में रिप्लेस करने में अगर कॉस्ट कम आ रही है, एनपीवी ज्यादा आ रही, तो हम बोलेंगे हर 3 साल में इस मशीन को खरीदो, हर 3 साल में रिप्लेस करो। तीसरा कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस होता है व्हेन टू रिप्लेस। क्या हम आज रिप्लेस करें, आज से 1 साल, आज से 2 साल, आज से 3 साल, आज से 4 साल बाद? तो हम बोलेंगे देखो पुरानी मशीन 4 साल से ज्यादा तो जा ही नहीं रही है, मतलब 5वां साल और उसके आगे हमेशा हमेशा न्यू मशीन ही आपकी किस्मत में लिखी हुई है। तो 5th ईयर और उसके आगे के सारे कैश फ्लोज आर इररिलेवेंट फॉर अस। नाउ व्हाट वुड मेक द डिफरेंस इज फर्स्ट 4 years। तो अब फर्स्ट 4 years के लिए आपके पास क्या क्या चॉइस है, या तो आज ही बेच दो, तो फिर आज ही बेच दोगे तो 0th ईयर पे आपका ओल्ड मशीन आ जाएगा और 1 2 3 4 में न्यू आ जाएगा। अगर आप 1 year बाद बेचते हो तो फिर 1 year तक आपका ओल्ड चलेगा, 2 3 4 में न्यू आ जाएगा। अगर आप 2 year बाद बेचते हो तो 2 years तक ओल्ड चलेगा, 3 4 में न्यू आ जाएगा। अब ये 3 4 में न्यू डालने के लिए हम पूरी तो न्यू मशीन नहीं ला सकते, उसका EAC लेकर आएंगे, मतलब वो जो रिमेनिंग ईयर्स है उसमें EAC हम मान लेंगे, ठीक है? तो सारे ऑप्शंस एक बराबर लाइफ के हो जाएंगे। सबकी एनपीवी निकाल लो, जिसकी एनपीवी, अगर एनपीवी है तो इनफ्लोज है तो ज्यादा, और अगर कॉस्ट लग रही है तो फिर जहां सबसे कम लग रही है, राइट?
दोस्तों अब इसके बाद ये जो एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो चैप्टर है ना, उसके अंदर मैंने ये आपको एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा रखा है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग है, उसी के साथ साथ मैंने आपको एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट वहां पर समझा रखा है। और इसी के साथ ही हमारा एडवांस कैपिटल बजटिंग का रिवीजन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये रिवीजन पसंद आया हो तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा। थैंक यू।